Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. हम कहाँ थे सर? हम इंडियाज 103 में स्टेप नंबर 6 दैट इज स्पेशल एडजस्टमेंट ऑन द एक्विजिशन डेट का स्टेप में थे। और यहाँ पे हमें दो चीजें देखना है जो अफेक्ट करेगा परचेस कंसिडरेशन एंड अदर वन इज आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स को, जिसमें एक्सेप्शंस है, सम एक्सेप्शंस है, वो देख लेंगे हम। परचेस कंसिडरेशन का टोटल पार्ट हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। अब उसमें क्या क्या देखा था? डिफर्ड कंसिडरेशन वाला पार्ट देखा था, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन देखा था। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन में दो चीज देखा था, वन इज ऑन द इनिशियल डेट में क्या रिकग्नाइज करना है और सब्सिक्वेंटली उसको कैसे अकाउंटिंग करना है। सब्सिक्वेंटली क्या है? अगर समझो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में अगर प्रॉमिस किया है कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन, तो उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मानेंगे और उसको क्या करेंगे हम आगे रीमेजर नहीं करेंगे। बट इन केस हम उसको वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स में हम अगर इन केस अगर प्रॉमिस किया है तो फिर उस केस में क्या करेंगे सर? उस केस में हम उसको रीमेजर करेंगे एंड द चेंजेस विल बी टेकन थ्रू एफपीएल, दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम रूट करेंगे। और एसबीपी अवार्ड्स भी देखा था, इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर्स दिया है, वो लेक्चर्स देख लेना, देन उसके बाद ये लेक्चर देखना। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स का हमने स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहला चीज हमने स्टार्ट किया था, कौन सा? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, राइट। हमने स्टार्ट किया था कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या है इसका तो डेफिनेशन पता ही होगा कि क्या है। इट इज अनसर्टन, राइट, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, अनसर्टन है। और यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो सकता है लाइबिलिटी क्रिएट ना हो, राइट। लेकिन यहाँ पे एज पर इंडेस 103 हम क्या करते हैं? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को ऑन द टाइम ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था, पीपी लिमिटेड इज एक्वायरी, सॉरी एक्वायरर, और ए लिमिटेड जो है ना वो एक्वायरी है, राइट। और उसके बाद पूरा जो है ना असेट्स, ए लिमिटेड का पूरा का असेट्स एंड लाइबिलिटीज पूरा ले रहा है। अब असेट्स एंड लाइबिलिटीज ले रहा है तो लाइबिलिटीज में एक पार्ट है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते थे बट डिस्क्लोजर में दिखा देते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देते हैं कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इतना इतना है, राइट। अब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी दिख रहा है, क्या उसको मैं एक्वायर करते समय उसको दिखा सकता हूँ क्या मेरे बुक्स में? यानी क्या मेरा पीपी लिमिटेड जो एक्वायरर है उसके बुक्स में दिखा सकते हैं क्या? तो फिर यहाँ पे हमने क्या देखा था? हम दिखा तो सकते हैं, हम दिखा तो सकते हैं, कब दिखाएंगे? जब देर इज अ रिलायबल एस्टिमेट। रिलायबल एस्टिमेट है क्या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का? यस सर, नो सर? अगर यस है तो फिर उस केस में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी बुक्स में रिकग्नाइज होगा। ये एक इकलौता ऐसा केस है जहां पे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बुक्स में रिकग्नाइज हो रहा है, यानी क्या मेरे बुक्स में दिख रहा है, अदरवाइज नोट्स टू अकाउंट्स में दिखेगा, राइट। यहाँ पे इकलौता केस है तो रिलायबल एस्टिमेट है, तो इन दैट केस क्या होगा? यहाँ पे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी रिकग्नाइज होगा। चलो सर, अगर समझो यहाँ पे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का ये भी बताया था कि ऑब्लिगेशन टू सेटल, यानी क्या कैश फ्लो इज प्रोबेबल, आउटफ्लो इज प्रोबेबल, आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, यानी क्या कैश सेटलमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दोनों ही केस में अगर रिलायबल एस्टिमेट है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, ये हमने देखा था। आगे क्या देखा था? जो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है उसका रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। कॉन्टिंजेंट एसेट के केस में क्या है? हम कुछ भी रिकग्नाइज नहीं करेंगे, ये अमेंडमेंट था। कॉन्टिंजेंट एसेट के केस में कोई भी चीज रिकग्नाइज करेंगे, जैसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के केस में फेयर वैल्यू है या रिलायबल एस्टिमेट है तो हम रिकग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन कॉन्टिंजेंट एसेट के केस में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। देन हमने आगे बढ़े कि देखा है इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे, जो बड़ा क्वेश्चन है ना, बड़ा क्वेश्चन में एक पार्ट आ सकता है इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट। तो इस केस में क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है, फिर भी देख लो एक बार। पीपी लिमिटेड ने क्या किया? ए लिमिटेड को एक्वायर किया। अब पीपी लिमिटेड के ए लिमिटेड के बुक्स में प्रोविजन है 2 करोड़ का, राइट, प्रोविजन 2 करोड़ का है। अब ये प्रोविजन एक्वायर कर लेगा कौन? ए लिमिटेड। प्रोविजन फॉर वारंटी है, समझो प्रोविजन फॉर वारंटी है, और इसका फेयर वैल्यू इज 2 करोड़, राइट, फेयर वैल्यू इज 2 करोड़। बट यहाँ पे एज पर पीपी लिमिटेड को लग रहा है ये सेटलमेंट जो है ना पीपी लिमिटेड के बुक्स में, सेटलमेंट ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हो सकता है। प्रोविजन हम कैसा? हम एस्टिमेशन लगा के करते हैं, राइट, प्रोविजन हम एस्टिमेट करके लगाते हैं। तो फिर यहाँ पे ये एस्टिमेशन क्या पता ज्यादा भी हो सकता है खर्चा, तो फिर उस केस में क्या करेगा? एक्वायरी आएगा केस में, एक्वायरी बोलेगा मैं इतना परसेंट तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इससे ज्यादा जो है ना लाइबिलिटी नहीं हो सकता है, राइट। अगर इससे ज्यादा लाइबिलिटी हो गया तो फिर इन दैट केस आई विल बेयर द लाइबिलिटी। कौन? एक्वायरी विल बेयर द लाइबिलिटी, राइट। तो फिर सिमिलर वे में प्रोविजंस मैंने बुक्स में रिकग्नाइज किया। अगर 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 जो एक्वायरी है, एक्वायरी ने गारंटी दिया है, गारंटी इज इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट, वो जो है ना उसको बोलते हैं इंडेमनिफाइड एसेट। अब ये जो इंडेमनिफाइड एसेट है जितना परसेंट दे रहा है उतना परसेंट हम बुक्स में रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है, उतना परसेंट हम बुक्स में रिकग्नाइज करेंगे। ये तो सिंपल है, लाइबिलिटी में था,
लाइबिलिटी में हम लोग रिक्वायर के मतलब आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स लाइबिलिटीज में आ गया, तो फिर उसको रिक्वायर कर लिया और एक्वायरर के बुक्स में दिखा दिया, राइट। एक्वायरर के बुक्स में दिखा दिया और ये लाइबिलिटी साइड पे ही दिखेगा। अभी समझो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, समझो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी तो क्या करते हैं हम, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं ना। अब नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया तो फिर उस केस में इसका रिलायबल एस्टिमेट है तो हम बुक्स में ले लेते हैं एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। कॉन्टिजेंट असेट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का अगर कोई भी रिलायबल एस्टिमेट है तो उसको हम बुक्स में दिखा देते हैं, बुक्स इन द सेंस बैलेंस शीट में दिखा दे। तो यहाँ पे अगर इनके समझो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का रिलायबल एस्टिमेट है, राइट, और उसके साथ साथ में इंडेमनिफाई भी कर रहा है कौन, एक्वायरीज इंडेमनिफाइंग दैट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ है ना, तो 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, हो गया तो फिर कौन, एक्वायरी बेयर करेगा, राइट, एक्वायरी जो है ना वो बेयर करेगा। तो फिर उस केस पे अगर ये हम लाइबल एस्टिमेट है और इसको एक्वायर कर रहे बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो इसका रिलेटेड जो भी इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट है, इसका रिलेटेड इंडेमनिफाइड एसेट भी हम बुक्स में दिखाएंगे। देखो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी 1 करोड़ का दिखा, उसका जितना भी इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट है वो दिखा देंगे हम बुक्स में, ठीक है। अगर समझो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है और उसको एक्वायरर जो है ना वो क्या कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब डिस्क्लोज कर रहा है इन द सेंस नोट्स टू अकाउंट्स में बता रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसका इंडेमनिफाइड एसेट जो भी है ना, उसका इंडेमनिफाइड एसेट भी हम डिस्क्लोज करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। तो ये हमने देखा था, राइट, ये हमने देखा था। तो फिर यहाँ पे उसका जर्नल एंट्री भी देखा था, इंडेमनिफाइड एसेट्स टू लाइबिलिटी। चलो सर, यहाँ पे एक और चीज देखा था कि इंडेमनिफाइड एसेट कैन नॉट एक्सीड आर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अगर समझो 2 करोड़ का है तो इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट भी 2 करोड़ का ही होगा, ठीक है। अगर लाइबिलिटी 1 करोड़ का है तो इंडेमनिफाइड एसेट भी 1 करोड़ का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे। इंडेमनिफाइड इंडेमनिफिकेशन ऑफ इन केस ऑफ एसेट्स, एसेट के केस में कैसा, फॉर एग्जांपल रिसीवेबल समझो, राइट, रिसीवेबल का एग्जांपल दिया था, उसमें क्या क्या था, रिसीवेबल 2 करोड़ का एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे पीपी लिमिटेड जो था, जो एक्वायरर है, उसको लग रहा था कि 1 करोड़ 2 करोड़ में से सिर्फ 1.5 करोड़ रियलाइज होगा, राइट, 1.5 करोड़ रियलाइज होगा। तो यहाँ पे एक्वायरी फिर से आया, बोलता है सर मुझे जो है ना 2 करोड़ नहीं, मतलब बोलता है कि तुम ऐसा ये मत करो, क्योंकि ऐसा करने से, रिड्यूस करने से, रिसीवेबल अगर रिड्यूस कर देगा तो फिर पीसीबी कम होगा ना, पीसीबी जो है ना वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे 2 करोड़ रियलाइज होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। कौन, एक्वायरी विल गिव द गारंटी टू एक्वायरर कि 2 करोड़ पूरा जो है ना तुम्हारा रियलाइज हो जाएगा, ऐसा गारंटी देता है। ये क्या है, इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट, राइट। अब ये 2 करोड़ में से मेरा एस्टिमेशन के हिसाब से कितना है, 1.5 सीआर, राइट, 1.5 सीआर मेरा एस्टिमेशन, मेरा एस्टिमेशन कौन, एक्वायरर, एक्वायरर का एस्टिमेशन क्या है, 1.5 सीआर है, राइट, बट एक्वायरी क्या बोल रहे हैं, 2 करोड़। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी माई इंडेमनिफाइड एसेट, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी माई इंडेमनिफाइड एसेट, राइट, उसको रिकग्नाइज कर दूंगा। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो है ना, डेट ऑफ एक्विजिशन की केस में मुझे रिसीवेबल रिकग्नाइज करना है। देखो रिसीवेबल 1.5 करोड़ करूंगा और इंडेमनिफाइड एसेट 0.5 करोड़ का करूंगा। ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ एंट्री है, एक एक्सट्रैक्ट ऑफ एंट्री है, यानी क्या, एक पार्ट ऑफ एंट्री है। टोटल एंट्री का जो असेट्स लाइबिलिटीज हम रिकग्नाइज करने के टाइम में करते हैं ना, असेट्स अकाउंट डेबिट, फिर लाइबिलिटीज टू पीसी करते हैं ना, उसमें से एक पार्ट है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिसीवेबल में 1.5 करोड़ और 0.5 करोड़ मैंने रिकग्नाइज कर लिया। ये 0.5 कैसे आया, 2 करोड़ इस एक्वायरीज एस्टिमेशन, राइट, एंड 1.5 इस एक्वायरर्स एस्टिमेशन, यानी क्या, मैं मतलब मैं एक्वायर कर रहा हूँ तो 1.5 करोड़ मेरे हिसाब से रियलाइज होगा, बट जो एक्वायरी है वो तो बोल रहा है 2 करोड़। तो फिर उस केस में जो एडिशनल अमाउंट है 1.5 के ऊपर जो भी है वो मेरा इंडेमनिफिकेशन है। यानी क्या, अगर इससे कम हो गया, मतलब 2 करोड़ से कुछ कम हुआ, तो फिर उस केस में 1.45 जो है ना इंडेमनिफाइड एसेट, वो मैं किससे ले लूंगा, एक्वायरी से ले लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे रियलाइजेशन डेट में आ जाते हैं, रियलाइजेशन डेट में आते हैं। अब समझो पूरा 2 करोड़, पूरा 2 करोड़ जो है ना, कंप्लीट 2 करोड़ आर रियलाइज्ड, यानी 2 करोड़ पूरा पूरा मिल गया मुझे, तो बैंक अकाउंट में 2 करोड़ आ जाएगा, राइट, बैंक अकाउंट को डेबिट किया। और रिसीवेबल मेरा 1.5 था, उसको टू रिसीवेबल कर दूंगा, यानी क्या, रिसीवेबल मिल गया, और इंडेमनिफाइड एसेट भी टू कर दूंगा, यानी क्या, क्रेडिट कर दूंगा। मेरा जो एसेट रिकग्नाइज किया था उसको डी रिकग्नाइज कर दिया और जो भी पैसा था वो मुझे मिल गया, राइट। ये मेरा ऑन द डेट अगर सेम रियलाइज होगा। अगर समझो रियलाइजेशन सिर्फ 1.5 करोड़ हुआ, राइट, 1.5 करोड़ ही हुआ, तो उस केस में क्या करूंगा, बैंक अकाउंट में तो 1.5 करोड़ ही आएगा ना, बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ ही आएगा, तो बैंक अकाउंट टू रिसीवेबल करूंगा, राइट, बट गारंटीड कितना है, 2 करोड़ है, राइट, गारंटीड 2 करोड़ है। और मेरा एक्विजिशन डेट में मैंने 2 करोड़ का ही रिकग्नाइज किया, कैसा सर, देखो 1.5 मेरा रिसीवेबल में एंड 0.5 मेरा इंडेमनिफाइड एसेट में। अब ये जो इंडेमनिफाइड एसेट है मैं कैसे रियलाइज करूंगा, मैं करूंगा मैं करूंगा किससे, मेरा या एक्वायरी से। देखो बैंक अकाउंट टू इंडेमनिफाइड एसेट 1.5 करोड़। अगर समझो यहाँ पे एक और डाटा आ सकता है, अगर समझो सर, इन केस समझो मेरा यहाँ पे रियलाइजेशन जो है ना,
रियलाइजेशन इज 1.7 करोड़ ओनली। उस केस में क्या होगा, बैंक अकाउंट में कितना आएगा बताओ? 1.7 करोड़, राइट। टू रिसीवेबल, रिसीवेबल कितना आएगा? 1.5 करोड़। टू इंडेमनिफाइड एसेट, 0.2 करोड़। डीरेकग्नाइज कर दूंगा, यानी क्या, मेरा एसेट मुझे मिल गया। अब जो बचा पार्ट है, बचा पार्ट मैं किससे, एक्वायरी से कलेक्ट कर लूंगा। कितना पार्ट बचता है? 3 करोड़ का बचता है ना, 0.3 करोड़ का। टू इंडेमनिफाइड एसेट, 0.3 करोड़। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिफाइड एसेट। होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। चलो इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 15। इन केस यू वांट टू रीड द क्वेश्चन, मैं तो सजेस्ट करूंगा पहले क्वेश्चन रीड कर लो, फिर उसके बाद मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसके देखो। और इन लाइन में है क्या, तुम्हारा जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, और मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या नहीं? ठीक है, तुम्हारे जो रीडिंग के हिसाब से तुम्हारा इंटरप्रिटेशन जो आ रहा है ना, वो सेम टू सेम है क्या नहीं, वो देख लो एक बार, ठीक है। पॉज कर लेना लेक्चर्स, फिर उसके बाद रीड करना, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एबीसी लिमिटेड एक्वायर्ड अ बेवरेज कंपनी। ठीक है, क्या किया है? बेवरेज कंपनी को एक्वायर किया, पीक्यूआर, फ्रॉम एक्सवाइजेड लिमिटेड। तो देखो तो यहाँ पे कैसा बन रहा है, एबीसी लिमिटेड जो है ना, एबीसी लिमिटेड इज एक्वायरर। एक्वायर किसको कर रहा है? पीक्यूआर। ठीक है, और ये किससे हो रहा है? एक्स वाई जेड लिमिटेड से हो रहा है। ठीक है सर। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, पीक्यूआर लिमिटेड इज डिफेंडेंट इन द कोर्ट केस वेयर बाय सर्टन कस्टमर्स ऑफ पीक्यूआर। ठीक है, यानी क्या, एक्विजिशन डेट में पीक्यूआर जो है ना, पीक्यूआर जो एक्वायरी है, ठीक है, उसके केस में कुछ डिफेंडेंट कोर्ट कोर्ट केसेस कुछ चल रहे हैं, जहां पे सर्टन कस्टमर्स पीक्यूआर के अगेंस्ट है कि कुछ पेस्टिसाइड ज्यादा हुआ। कैसा? देखो, प्रोडक्ट कंटेन्स पेस्टिसाइड्स इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लेवल्स दैट हैव कॉज देम हेल्थ डैमेज। ठीक है, हेल्थ डैमेज हुआ है, तो फिर यहाँ पे कुछ पेस्टिसाइड्स है, उसकी वजह से हेल्थ डैमेज हो रहा है। उसके लिए पीक्यूआर लिमिटेड के ऊपर ये है, कोर्ट केस है। अब यहाँ पे इसके ऊपर कोर्ट केस है। चलो, पीक्यूआर इज बिंग सूड फॉर द डैमेज ऑफ 2 करोड़। कितना डैमेज, कितना बोल रहा है? 2 करोड़। XYZ लिमिटेड हैज इंडेमनिफाइड एबीसी। कौन? अगर देखो तो XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड से ही क्या कर रहा है, पीक्यूआर को एक्वायर कर रहा है, इसने इंडेमनिफाई किया। अगर देखो तो ये एक्वायर किया। ठीक है, इंडेमनिफाई कर रहा है कितना, रुपीस, मेरा ये है, इंडेमनिफाई कितना कर रहा है, फॉर द लॉसेस इफ एनी ड्यू टू द केसेस अमाउंट अप टू 1 करोड़। यहाँ पे वर्डिंग भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, यहाँ पे कितना कर रहा है, अप टू 1 करोड़। मेरा डैमेजेस कितना है? 2 करोड़, राइट। 2 करोड़। ये जो कोर्ट केस है, अब तक यहाँ पे वर्डिक्ट नहीं आया, बरोबर ना, वर्डिक्ट नहीं आया, तो फिर ये क्या हुआ, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हुआ ना, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, राइट। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एबीसी लिमिटेड को है, एबीसी लिमिटेड एक्सवाइजेड लिमिटेड क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है, कितना, अप टू 1 करोड़। और जब अप टू 1 करोड़ जो है ना, गारंटी दे रहा है, आगे देखो क्या बोल रहा है, द फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी फॉर द कोर्ट केसेस इज 70 lakhs। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का जो फेयर वैल्यू है 70 lakhs है। ठीक है सर। हाउ शुड एबीसी लिमिटेड अकाउंट फॉर द कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एंड इंडेमनिफाइड एसेट, व्हाट इफ द फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज 1.2 करोड़ इंस्टेड ऑफ 70 lakhs? तो यहाँ पे सिंपली अगर केस बोलूं मैं, एबीसी लिमिटेड है जो एक्वायर कर रहा है पीक्यूआर, पीक्यूआर को एक्वायर किससे कर रहा है, एक्स वाई जेड लिमिटेड से कर रहा है, राइट। एक्स वाई जेड लिमिटेड से पीक्यूआर को एबीसी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है। अब पीक्यूआर लिमिटेड के पास एक कोर्ट केस है। अब ये कोर्ट केस 2 करोड़ का चल रहा है, कुछ 2 करोड़ का डैमेजेस चल रहा है, डैमेजेस यानी अब तक फिक्स नहीं हुआ है, अब तक फिक्स नहीं हुआ है कितना है। ये क्या, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। अब कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का जो फेयर वैल्यू है ना, फेयर वैल्यू 70 lakhs, फेयर वैल्यू 70 lakhs है। और यहाँ पे एबीसी लिमिटेड, एक्सवाइजेड लिमिटेड, सॉरी, एक्सवाइजेड लिमिटेड ने क्या किया, एबीसी लिमिटेड को क्या इंडेमनीफाई किया, अप टू 1 करोड़। बट फेयर वैल्यू मेरा कितना है, 70 lakhs। तो फिर सिंपली क्या करूंगा, क्या करूंगा यहाँ पे, मेरा लाइबिलिटी आ जाएगा यहाँ पे कितना, 70 lakhs, और इनडेमनीफाइड एसेट भी 70 lakhs कर लूंगा।
लाइबिलिटी जो इंडेमनिफाइड एसेट कैन नॉट एक्सीड माई लाइबिलिटी, राइट। मेरा लाइबिलिटी कितना है यहाँ पे, लाइबिलिटी 70, राइट, लाइबिलिटी 70, तो इंडेमनिफाइड एसेट भी 70 ही रिकग्नाइज कर सकता हूँ। चलो आगे क्या बोल रहा था, अगर समझो 1.2 है, अगर मेरा जो लाइबिलिटी फेयर वैल्यू का लाइबिलिटी 1.2 है, तो उस केस में कितना रिकग्नाइज करना पड़ेगा, कितना रिकग्नाइज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मेरा लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू 1.2 है, ये तो मानता हूँ, बट मैं इंडेमनिफाई कितना कर रहा हूँ, XYZ लिमिटेड इज इंडेमनिफाइंग ओनली अप टू 1 करोड़, तो फिर लाइबिलिटी 1.2 भी हो, मेरा इंडेमनिफाइड एसेट सिर्फ 1 करोड़ होगा। तो आ जाओ यहाँ पे बताता हूँ क्या हो रहा है, आता है इलस्ट्रेशन। चलो क्या हो रहा है, एबीसी लिमिटेड है, राइट, एबीसी लिमिटेड है, ये एक्वायर कर रहा है पीक्यूआर लिमिटेड को, राइट, पीक्यूआर लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है। अब एबीसी लिमिटेड इज एक्वायरर, और 103 किसके ऊपर लगता है, एक्वायरर के ऊपर लगता है, ये डिटेल में हमने देखा है, इंड एस 103 इज अप्लीकेबल ऑन द एक्वायरर, ठीक है। और इसका जो है ना, XYZ लिमिटेड से एक्वायर कर रहा है, XYZ लिमिटेड से एक्वायर कर रहा है। चलो अब इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर डैमेजेस है, क्या है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, कोर्ट केसेस, राइट। अब यहाँ पे कोर्ट केसेस का जो फेयर वैल्यू है ना, 70 lakhs है, इन केस वन, इन केस वन फेयर वैल्यू इज 70 lakhs, इन केस टू मेरा फेयर वैल्यू इज 1.2 करोड़। भले ही जितना भी हो लाइबिलिटी, मेरा जो इंडेमनिफाइड एसेट है इज अप टू रुपीज 1 करोड़, राइट, इज अप टू रुपीज 1 करोड़। यानी क्या, अगर ये जो कोर्ट केसेस सच में हो जाता है, कोर्ट केसेस डैमेजेस वर्डिक्ट क्या आएगा, कि समझो पीक्यूआर लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, पीक्यूआर लिमिटेड को डैमेजेस पे करना पड़ेगा, ठीक है, डैमेजेस पे करना पड़ेगा, ऐसा वर्डिक्ट आ गया कोर्ट केस में। तो उस केस में जितना भी होगा, जितना भी पैसा होगा, उसमें से अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ कौन देगा, XYZ लिमिटेड देगा, बरोबर। अप टू 1 करोड़ कितना, XYZ लिमिटेड देगा, क्योंकि यहाँ पे XYZ लिमिटेड ने इसको क्या कर दिया, गारंटी दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, जब एक्वायर करेगा तो ABC लिमिटेड, यहाँ पे उसका समझो ABC लिमिटेड, ये कुछ मॉड्यूल में बना नहीं है, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पे ये लाइबिलिटी हो गया, और ये हो गया एसेट्स। इंडेमनिफाइड यानी गारंटी कितना दिया, अप टू 1 करोड़, राइट, अप टू 1 करोड़ दिया। तो लाइबिलिटी यहाँ पे मैं रिकग्नाइज करूंगा, यानी क्या, एबीसी लिमिटेड एक्वायर किया, एक्वायर करने के बाद आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एक्वायर करते हैं, उसमें फेयर वैल्यू है क्या, फेयर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का, यस सर 70। तो यहाँ पे मेरा लाइबिलिटी का 70 lakhs आ गया, राइट। अब इसके अगेंस्ट मुझे इंडेमनिफाइड एसेट भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा, एसेट साइड। तो इंडेमनिफाइड एसेट भी मैं कितना करूंगा, 70 lakhs का ही करूंगा। क्यों 70 lakhs, क्योंकि ओनली वी कैन रिकग्नाइज द इंडेमनिफाइड एसेट ओनली अप टू द लाइबिलिटी, इट कैन नॉट एक्सीड द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को एक्सीड नहीं कर सकता है, जितना लाइबिलिटी है उतना रिकग्नाइज कर सकता हूँ। चलो ये फर्स्ट केस है, ठीक है। समझो केस टू है, केस टू में क्या बोल रहे हैं, कि जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है ना, केस टू में यहाँ पे ये समझो लाइबिलिटी है, ये एसेट है, और फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इज 1.2 करोड़, राइट, 1.2 करोड़। बट मेरा इंडेमनिफिकेशन सिर्फ 1 करोड़ तक ही दिया है, तो 1 करोड़ तक ही कर सकता हूँ। सिंपल इतना समझो, मेरे पास इंडेमनिफिकेशन इज मोर देन माई लाइबिलिटी, बट ओनली आई कैन रिकग्नाइज अप टू लाइबिलिटी, राइट। अगर मेरा लाइबिलिटी ज्यादा है,
इंडेमनिफाइड एसेट कम है, तो जितना गारंटी दिया उतना रिकग्नाइज कर लो। तो यहाँ पे गारंटी कितना दिया इसके अगेंस्ट इंडेमनिफाइड एसेट? 1 करोड़ का दिया है, 1 करोड़ मैं असेट में रिकग्नाइज कर सकता हूँ। सिंपल। होप यू अंडरस्टूड। देखो, इन दी करंट सिनेरियो, एबीसी लिमिटेड मेजर्स द आइडेंटिफाइबल लाइबिलिटी, ठीक है, आइडेंटिफाइबल लाइबिलिटी ऑफ एंटिटी पीक्यूआर। क्यों आइडेंटिफाइबल लाइबिलिटी बोल रहे हैं? यहाँ पे हम फेयर वैल्यू, जिसका जिसका फेयर वैल्यू है उसी को हम आइडेंटिफाइबल एसेट एंड लाइबिलिटी बोलते हैं। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का यहाँ पे फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाइड लाइबिलिटी। कितना है? 70 lakhs, एंड ऑल्सो recognizes the corresponding indemnification of asset 70 lakhs on its consolidated financial statement या consolidated sheet. The net impact on the goodwill from the recognition of contingent liability and associated indemnification is nil. तो सिंपल है, कुछ नहीं, यहाँ पे इतना ही बोल रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे लाइबिलिटी कितना, लाइबिलिटी 70 रिकग्नाइज किया, और यहाँ पे सेम 70 lakhs असेट्स में भी रिकग्नाइज कर रहा हूँ, तो मेरा नॉर्मली ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मेरा असेट्स टू लाइबिलिटी होता है, टू पीसी, राइट। और जो भी डिफरेंस रहेगा वो मेरा गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व होगा, या बार्गेन परचेज। कैपिटल रिजर्व नहीं बोलते, बार्गेन परचेज बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एसेट पे भी 70 लिया और लाइबिलिटी पे भी 70 लिया, तो फिर यहाँ पे गुडविल और या बार्गेन परचेज जो भी आएगा उसके ऊपर कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा ना, सेम टू सेम है, 70 लाख 70 लाख। बट इस केस में क्या होगा? इस केस में मैंने लाइबिलिटी रिकग्नाइज किया ज्यादा। देखो, असेट्स में मैं 1 करोड़ रिकग्नाइज कर रहा हूँ, और मेरा लाइबिलिटीज में 1.2 करोड़ रिकग्नाइज कर रहा हूँ, राइट। तो या जो भी गुडविल होगा या बार्गेन परचेज होगा उसमें 0.2 करोड़ का जो है ना, 0.2 यानी 20 lakhs का डिफरेंस है, यानी क्या गुडविल, या तो गुडविल क्या होगा, गुडविल बढ़ जाएगा, राइट। गुडविल बढ़ जाएगा कि नहीं, गुडविल घट जाएगा, या फिर बार्गेन परचेज बढ़ जाएगा, बरोबर है ना। देखो, the net impact on goodwill from the recognition of contingent liability and associated indemnification asset is nil. However, in case where the liability fair value is more than 1 crore, ठीक है, 1.2 करोड़, द इंडेमनिफिकेशन एसेट विल बी लिमिटेड टू 1 करोड़ ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेमनिफिकेशन यानी कि गारंटी सिर्फ 1 करोड़ तक दिया है। होप सो यू अंडरस्टूड। ये मैंने 16th वाला ऑलरेडी मैंने करवाया था। अगर इन केस जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है उसको हम सिर्फ बुक्स में डिस्क्लोज कर रहे हैं, डिस्क्लोज इन द सेंस नोट्स टू अकाउंट्स में, तो उस केस पे हम क्या करते हैं, मेरा इंडेमनिफाइड एसेट भी नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे। होप सो दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या कंप्लीट किया? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एंड इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट, ठीक है। इंडेमनिफिकेशन, इंडेमनिफाइड एसेट हमने कंप्लीट किया। इंडेमनिफाइड एसेट दो केस है, ठीक है। इंडेमनिफाइड एसेट इज नॉर्मली, यस, इंडेमनिफाइड एसेट तक हमने कंप्लीट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है एडजस्टमेंट्स? असेंबल्ड वर्कफोर्स, ठीक है। असेंबल्ड वर्कफोर्स, सर व्हाट डू यू मीन बाय असेंबल्ड वर्कफोर्स? असेंबल्ड वर्कफोर्स कुछ नहीं है, समझो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है, या फिर समझो अपना नॉर्मल एग्जांपल पीपी लिमिटेड, और यहाँ पे ए लिमिटेड है, राइट। और पीपी लिमिटेड इज एक्वायरर एंड ए लिमिटेड इज एक्वायरी, राइट। पीपी लिमिटेड इज एक्वायरर एंड ए लिमिटेड इज एक्वायरी। अब यहाँ पे इसके कुछ एम्प्लॉइज है, दैट इज स्किल्ड वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स है, राइट। तो फिर यहाँ इसके पास कुछ एम्प्लॉइज है जो नॉलेजेबल है, जो नॉलेजेबल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड, पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड। अब यहाँ पे जब पीपी लिमिटेड ए लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, राइट, इसका पूरा एसेट्स ले रहा है, लाइबिलिटीज ले रहा है, तो यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कफोर्स है ना, स्किल्ड वर्कफोर्स आफ्टर एक्विजिशन पीपी लिमिटेड के साथ कंटिन्यू होने वाला है। आफ्टर एक्विजिशन वर्कफोर्स विल कंटिन्यू विथ पीपी लिमिटेड, राइट, पीपी लिमिटेड के साथ
क्या होगा, कंटिन्यू हो गए जो एम्प्लॉयज है। बट यहाँ पे जो वर्कफोर्स कंटिन्यू होने वाला है और फ्यूचर में जो पीपी लिमिटेड जो पे कर रहा है यहाँ पे अमाउंट, पीपी लिमिटेड फ्यूचर में ये एम्प्लॉयज को पे करना पड़ेगा, राइट। ये जो पेमेंट होगा और ये जो वर्कफोर्स है ये नेट आइडेंटिफाइबल, जो आइडेंटिफाइबल एसेट है उसके डेफिनेशन में आते नहीं। क्यों? क्योंकि वर्कफोर्स का हम क्या कर सकते हैं, वर्कफोर्स का कुछ फेयर वैल्यू कंप्यूट नहीं कर सकते, राइट। और ऊपर से ये अपने एज एन एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, राइट। एज एन एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, जब एज एन एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं और इनको हम पेमेंट कर रहे हैं रेम्यूनरेशन, तो फिर उस केस में ये आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में नहीं आएंगे। और ये जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, इट विल बी अकाउंटेड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस कॉम्बिनेशन। यानी क्या, द अमाउंट पेड फॉर असेंबल्ड वर्कफोर्स, असेंबल्ड वर्कफोर्स यानी स्किल्ड नॉलेजेबल एम्प्लॉइज है, राइट। स्किल्ड नॉलेजेबल एम्प्लॉइज है और इनको जो भी पेमेंट करेंगे विल नॉट बी पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। हाँ तो मेरे नोट से पढ़ा दूं मैं तुम्हें। ये देखो क्या है ये, असेंबल्ड वर्कफोर्स आर नॉट एन आइडेंटिफाइबल एसेट और लाइबिलिटी, राइट। ये क्या है, एम्प्लॉइज है हमारे बिजनेस में, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को ट्रांसफर हो रहे हैं और दूसरा बिजनेस जो भी है, यानी क्या, जो भी एक्वायरर है वो किसको पेमेंट करेगा, उसके एम्प्लॉइज को पे करेगा, यानी क्या, काम करने के लिए पे कर रहा है, राइट। अब ये जो काम करने के लिए जो पे कर रहा है ना, इसको हम एज अ पीसी कंसिडर नहीं करेंगे, जो पेमेंट कर रहे हैं हम उसको एज अ पीसी कंसिडर नहीं करेंगे, इट विल बी अकाउंटेड सेपरेटली। एक्सपीरियंस एम्प्लॉय देखो, these are knowledgeable and experienced employees of the acquiry, therefore there will be no accounting on the acquisition date in this regard। अब एक्विजिशन डेट के टाइम में कुछ अकाउंटिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें कुछ पेमेंट नहीं कर रहे हैं। सब्सिक्वेंटली जो भी पेमेंट करेंगे, सब्सिक्वेंटली इन द सेंस, समझो नेक्स्ट मंथ में आज एक्विजिशन हुआ एंड नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट उसको नेक्स्ट मंथ जो भी है ना एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको जो है ना एक्वायरर पेमेंट कर रहा है, ये जो है ना रेम्युनरेशन माना जाएगा और रेम्युनरेशन को हम पीएनएल में चार्ज करेंगे। इतना ही है असेंबल्ड वर्कफोर्स। उसके साथ साथ में एक और भी बता दूं, उसके साथ साथ में स्किल्ड वर्कफोर्स करके एक और चीज है। उसके साथ साथ में एक और चीज है, फ्यूचर सर्विसेज आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या है ये फ्यूचर सर्विसेज? ये भी सेम ही है। देखो, असेंबल्ड वर्कफोर्स एज ऑन द एक्विजिशन डेट, अगर उनके एम्प्लॉयज अपने बिजनेस में आ रहे हैं, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं होगा। ये सिर्फ एम्प्लॉयज कंटिन्यू करेंगे किसके साथ, एक्वायरर के साथ। और क्या करते हैं, इसका जो भी सब्सिक्वेंट पेमेंट होगा वो रेम्युनरेशन मान के ट्रांसफर कर देंगे। सिमिलर वे में फ्यूचर सर्विसेज, वही एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज है या फिर की मैनेजरल पर्सन है, की मैनेजरल पर्सन यानी क्या है, द पर्सन हु मैनेजेस द बिजनेस, उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा, राइट। एक एग्जांपल दो तो मैं, समझो इन्फोसिस में नारायण मूर्ति है, तो फिर यहाँ पे वो इंसान जो है ना, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उसके बिना जो है ना इन्फोसिस ना होता। इज अ की मैनेजर पर्सन और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ऐसे इंसान अगर फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहा है बिजनेस में, राइट, फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहा है और उसके लिए कुछ पेमेंट दे रहे हैं, राइट, उसके लिए कुछ पेमेंट दे रहे हैं, उसको भी हम, इट विल बी अकाउंटेड सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन, पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं मानेंगे ऑन द एक्विजिशन डेट, उसको एज अ मतलब पीसी नहीं मानेंगे उसको, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली उसको कुछ पेमेंट हो रहा है, उसको पेमेंट हो रहा है सर्विसेज के लिए, उस केस में उसको रेम्युनरेशन मानेंगे। देखो, आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन इफ एक्वायरर रिसीव्स एनी सर्विसेज, कौन एक्वायरर रिसीव कर रहा है सर्विसेज, फ्रॉम द ऑफ द एक्वायरी पर्सन ऑफ द एक्वायरी टू रन द बिजनेस, बिजनेस रन करने, देन द पेमेंट मेड, जो भी पेमेंट पे करेगा टू सच पर्सन शैल नॉट बी, मतलब वो कंसिडर नहीं होगा एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, और ये एक्सपेंसेस हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। ये एक्सपेंसेस वी विल ट्रांसफर दिस टू पीएनएल। तो फिर उसका क्या होगा, मेरा बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस होगा, एक्वायरर के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो रेम्युनरेट एक्सपेंसेस टू बैंक, पेमेंट वाला, और उसको ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल। ठीक है। होप सो दिस इज क्लियर। तो दो चीजें हमने पढ़ा, क्या क्या, एक असेंबल्ड वर्कफोर्स एंड अदर वन इज फ्यूचर सर्विसेज, अदर वन इज फ्यूचर सर्विसेज। ठीक है। एक है मेरा असेंबल्ड वर्कफोर्स और दूसरा है फ्यूचर सर्विसेज। अगर फ्यूचर सर्विसेज दे रहा है तो फिर उस केस में अमाउंट पेड
received from acquirees personnel, then same will not form part of business combination and will be considered as remuneration paid। ठीक है। और इसका एंट्री क्या होगा? रेम्यूनरेशन इज एक्सपेंसेस, रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड इसको पीएनएल में रिकग्नाइज कर देंगे, पीएनएल टू रेम्यूनरेशन अकाउंट। राइट। होप सो यहाँ तक समझ में आया। हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेट्स स्टार्ट। हमने फ्यूचर सर्विसेज देख लिया और असेंबल्ड वर्कफोर्स देख लिया। देन कम्स द नेक्स्ट वन, जो है डेफर्ड टैक्स। क्या है ये? डेफर्ड टैक्स। अब डेफर्ड टैक्स कब अराइज होगा सर? राइट, वो क्वेश्चन है। नॉर्मली हम डेफर्ड टैक्स का जो है ना, वो हम इन डेज 12 में देखेंगे। राइट। जो भी कंप्यूटेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स है, हम डेफर्ड टैक्स को कैसा कंप्यूट करेंगे, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग डेफर्ड टैक्स, बुक्स का कैसा कंप्यूट होता है प्रॉफिट, देन उसके बाद मेरा जो टैक्स के हिसाब से टैक्स कंप्यूटेशन कैसा होगा, वो इंडेक्स 12 में देखेंगे। बट यहाँ पे हमें जो है ना, यहाँ पे इन रिलेशन टू 103, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में हमें कैसा करना है, यानी डेफर्ड टैक्स अराइज होगा कैसा होगा, वो देखते हैं। समझो यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, पीपी लिमिटेड। राइट, पीपी लिमिटेड एंड ई लिमिटेड। सेम ये है एक्वायरर एंड ये है एक्वायरी। सिंपल, कुछ लॉजिक नहीं है, सिर्फ है एक्वायरर है और एक्वायरी है। और पीपी लिमिटेड जो है ना, पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड, इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड। सेम। चलो, अब क्या होगा? यहाँ पे ए के बुक्स हो गए। राइट, ए के बुक्स हो गए, तो यहाँ पे बुक वैल्यू होगा ना, यहाँ पे दोनों जगह बुक वैल्यू हो गए। लाइबिलिटीज भी बुक वैल्यू पे होगा, असेट्स भी बुक वैल्यू पे होगा, किसका? ए लिमिटेड में। बट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन के टाइम में हम ये जो बुक्स है ना, ये हम क्या करते हैं? वी टेक ओवर एट फेयर वैल्यू। बरोबर है ना? हम क्या करते हैं? हम जो है ना, एक्वायरी का जो बुक्स है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, वो एक्वायर करते हैं। राइट। अब जब एक्वायर करेंगे, वो हम सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू के बेसिस में करते हैं, एज पर इंड एस 103। अब यहाँ पे समझो, इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में सर? यहाँ पे बुक वैल्यू है और फेयर वैल्यू है। राइट, बुक वैल्यू है और फेयर वैल्यू। नॉर्मली हम इंडेक्स 12 के हिसाब से हम डेफर्ड टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे? हम डेफर्ड टैक्स कंप्यूट करेंगे बेस्ड ऑन टैक्स बेस। यहाँ पे टैक्स बेस होगा और अकाउंटिंग बेस होगा। राइट, टैक्स बेस होगा, अकाउंटिंग बेस होगा। और इन दोनों के डिफरेंस जो भी होगा, इन दोनों के बीच पे डिफरेंस होगा, वो मेरा डीटीए या डीटीएल होगा। राइट, डीटीए यानी क्या? डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बट यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू होते हैं, एक होता है बुक वैल्यू एंड अदर वन इज फेयर वैल्यू। राइट, बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। अब यहाँ पे बुक वैल्यू समझो फॉर एग्जांपल है 100 रुपीज एंड फेयर वैल्यू है रुपीज 150। तो यहाँ पे एडिशनल 50 जो है ना, एडिशनल 50, अब ये एडिशनल 50 के ऊपर डीटी यानी डेफर्ड टैक्स आएगा। अब डेफर्ड टैक्स एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा, वो मुझे चेक करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के केस में। राइट, यहाँ पे मुझे जो भी बुक वैल्यू है और फेयर वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो भी है, उसके ऊपर मुझे डीटी क्रिएट करना पड़ेगा। कभी भी अगर सुन लोगे, मतलब इंडेक्स 12 करने के बाद तुम्हारे एक डाउट आएगा। क्या डाउट है? सर टैक्स बेस भी होता है,
राइट, टैक्स बेस होता है और उसके बाद फेयर वैल्यू होता है, और इन दोनों के जो टैक्स बेस और मेरा अकाउंटिंग बेस होता है, राइट, टैक्स बेस और अकाउंटिंग बेस, इन दोनों के डिफरेंस के बीच क्या बनेगा, डीटीए डीटीएल। बट यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है, एक है बुक वैल्यू है, दूसरा मेरे पास फेयर वैल्यू है, राइट। अब ये जो टैक्स बेस है ना, इसी को कंसिडर करेंगे, बुक वैल्यू को हम टैक्स बेस कंसिडर करेंगे, बुक वैल्यू को टैक्स बेस, और कैरिंग अमाउंट जो भी है, बुक वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट वन एंड द सेम, टैक्स बेस क्या कंसिडर करेंगे, बुक वैल्यू को। देन फेयर वैल्यू इज नथिंग बट मेरा अकाउंटिंग बेस। क्यों सर, यहाँ पे एक्वायर हो रहा है ना, फेयर वैल्यू में एक्वायर हो रहा है, और बुक्स में दिखाएंगे, एक्वायरर के बुक्स में किसके बेसिस में दिखाएंगे हम, फेयर वैल्यू के बेसिस में, राइट। फेयर वैल्यू का जो भी अमाउंट है वो हम एक्वायरर की बुक्स में दिखाएंगे। अब इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है तो उस केस में डीटी क्रिएट होगा, दैट इज डेफर्ड टैक्स क्रिएट होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल है क्या, इतना तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया। डेफर्ड टैक्स नॉर्मली हम किसके हिसाब से पढ़ते हैं, एज पर इंडेक्स 12 हम डेफर्ड टैक्स देखते हैं सर। अब आगे क्या है, डेफर्ड टैक्स इंडेक्स 12 के हिसाब से देखेंगे सारे जो प्रोविजंस वगैरह है, बट इंडेक्स 103 में एक चीज है जहां पे हम क्या करते हैं नॉर्मली, जो असेट्स का कैरिंग अमाउंट है और फेयर वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके ऊपर डीटीए या डीटीएल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। यही मेरा बेसिक फंडा है। और नॉर्मली इंडेक्स 12 के पढ़ने के बाद तुम्हें यही डाउट आएगा कि टैक्स बेस और अकाउंटिंग बेस क्या है, तो उसके लिए क्लियरली बताया मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे हम टैक्स बेसिस किसको लेते हैं, बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट, राइट, एंड अकाउंटिंग बेस इज माय फेयर वैल्यू, इज माय फेयर वैल्यू। और इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, मेरा डीटीए या डीटीएल। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, समझो फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे असेट्स है, राइट, असेट्स है, असेट्स का मेरा कैरिंग अमाउंट जो है इज रुपीज 100, सिंपल, कैरिंग अमाउंट 100 है, एंड इसका फेयर वैल्यू इज रुपीज 150। ठीक है सर, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट है 100 और फेयर वैल्यू है 150। अब नॉर्मली मैंने बताया था अजम्पशन क्या लेना है मुझे, कैरिंग अमाउंट इज माय टैक्स बेस एंड फेयर वैल्यू इज माय अकाउंटिंग बेस यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब बताओ अकाउंटिंग में जो है, बेस्ड ऑन माय अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बेस ज्यादा है, बट जब भी एज पर इंडेक्स 12 हम टैक्स किसके बेसिस में भरते हैं, टैक्स इज पेड ऑन, टैक्स किसके बेसिस में भरते हैं, टैक्स प्रॉफिट के ऊपर, टैक्स प्रॉफिट के ऊपर, टैक्स बेस या टैक्स प्रॉफिट के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, तो टैक्स प्रॉफिट, यहाँ पे टैक्स प्रॉफिट या टैक्स बेस कितना है मेरा यहाँ पे, 100, राइट, इसके बेसिस में पे होगा, बरोबर, इसके बेसिस में पे होगा। तो यहाँ पे बताओ सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे अकाउंटिंग बेस को मुझे कम करना पड़ेगा अप टू टैक्स बेस, राइट। ये असेट है मेरा, ये मेरा असेट है, बरोबर। अब ये असेट को मुझे टैक्स बेस तक लाना पड़ेगा। जब असेट को क्रिएट करना है, यानी कि असेट को कम करना है, क्रिएट नहीं, असेट को कम करना है, अगर असेट को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा ना। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे टैक्स बेस 100 है, अकाउंटिंग बेस भी क्या करना है मुझे, ये डिटेल में अंडरस्टैंडिंग आएगा इंडेक्स 12 में, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ ताकि जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सॉल्व करे इजी। अकाउंटिंग बेस भी 100 लाना है, बट अकाउंटिंग बेस कितना है मेरा, 150 है ना, बरोबर, 150 यानी ज्यादा है। अब यहाँ पे जो अकाउंटिंग बेस है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स बेस तक लाना पड़ेगा। तो असेट ज्यादा है, अगर उसको कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज डीटीएल, लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज डीटीएल। यहाँ पे डीटीएल क्रिएट होगा, डीटीएल कौन से रेट पे होगा, जो रेट अवेलेबल है ऑन दैट डेट, पर्टिकुलर डेट, उस रेट के हिसाब से करेंगे हम। तो ये सिंपल फंडा याद रखना। क्या सर, यहाँ पे सबसे पहले फिर से बताता हूँ, सुनो, क्या है मेरा, कैरिंग अमाउंट इज 100 विच इज नथिंग बट माई टैक्स बेस, और मेरा टैक्स जो पे होगा ना वो इसके ऊपर पे होगा, बरोबर, टैक्स जो पे होगा 100 के ऊपर पे होगा, बट मेरा अकाउंटिंग बेसिस 150, बरोबर, अकाउंटिंग बेसिस 150, तो मुझे अकाउंटिंग बेस को टैक्स बेस तक लेके जाना है, बरोबर, अकाउंटिंग बेस को टैक्स बेस, ये समझो ये टैक्स बेस है, ये टैक्स बेस है, ये अकाउंटिंग बेस है। अकाउंटिंग बेस को यानी कि असेट्स ज्यादा है, मुझे क्या करना है, असेट्स को कम करना है, असेट्स को कम करना है ना। अब जब असेट्स को कम करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा,
लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, उसके लिए डीटीए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। टू ब्रिंग डाउन फ्रॉम रुपीज टैक्स बेस, वी नीड टू क्रिएट deferred टैक्स लाइबिलिटी। होप सो ये क्लियर है। समझो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखो, असेट्स है मेरा यहाँ पे 100 एंड असेट का फेयर वैल्यू है ₹80। अजम्पशन क्या लेना है, नॉर्मली अजम्पशन अजम्पशन ये लेना है कि मेरा जो कैरिंग अमाउंट है, इसको टैक्स बेस पकड़ना है, राइट। एंड मेरा जो फेयर वैल्यू इज नथिंग बट माई अकाउंटिंग बेस। ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे टैक्स किसके बेसिस में पे होगा, 100 के बेसिस में पे होगा, बट मेरा अकाउंटिंग बेसिस लेस देन माई टैक्स बेस, राइट। अब ये जो टैक्स बेस है ये फिक्स्ड है, इसको कुछ नहीं कर सकते, तो भी करना है मुझे अकाउंटिंग बेस में करना है। तो टैक्स बेस फिक्स्ड है, मेरा अकाउंटिंग बेस यहाँ पे। अब ये अकाउंटिंग बेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स बेस तक लेके जाना पड़ेगा, यानी क्या, असेट्स को बढ़ाना है यहाँ पे, राइट। असेट्स को बढ़ाना है, तो असेट्स को बढ़ाना है तो फिर उस केस में यहाँ पे डीटीए दैट इज डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करना पड़ेगा। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, देखो, असेट्स का टैक्स बेसिस 100, 100 के बेसिस में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है सर। प्रॉफिट टैक्स पे करना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पे अकाउंटिंग टैक्स बेसिस 100, अकाउंटिंग बेसिस 80। मुझे क्या करना है, टैक्स बेस तक लेके जाना पड़ेगा, टैक्स बेस तक लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटिंग बेस को टैक्स बेस तक लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सोचो ये 80 को 100 करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, असेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। असेट्स को बढ़ाने मुझे डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे सिंस अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स बेस, सॉरी, इज लेस देन टैक्स बेस और टैक्स प्रॉफिट, वी नीड टू क्रिएट वी नीड टू क्रिएट डीटीए। डीटीए इज नथिंग बट डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, समझ रहा है। फिर से बताता हूँ, सुनो। सिंपली यहाँ पे मेरा जो डेफर्ड टैक्स कंप्यूटेशन है ना, वो नॉर्मली इंड एस 12 के हिसाब से होता है सर, राइट। इंड एस 12 के हिसाब से मेरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगा, बराबर, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या एसेट का कंप्यूटेशन। बट यहाँ पे क्या होगा, हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक्वायरी जो है ना, एक्वायरर क्या कर रहा है, एक्वायरी को एक्वायर कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे बुक्स में जो होगा, किसके बुक्स में, यहाँ पे एक्वायरी की बुक्स में, एक्वायरी की बुक्स में क्या होगा, सिंपली मेरा जो कैरिंग अमाउंट होगा, राइट, बुक्स में कैरिंग अमाउंट होगा या बुक वैल्यू होगा, बरोबर। और मैं एक्वायर किसके बेसिस में कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू के बेसिस में कर रहा हूँ, बरोबर ना, फेयर वैल्यू के बेसिस में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस के बीच में क्या होगा, ये जो दो डिफरेंस, यहाँ पे डीटीए या डीटीएल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझा। अब क्या होगा, ये जो बुक वैल्यू है ना, इसी को हम क्या मानते हैं, इसी को हम टैक्स बेस मानते हैं, राइट। अभी तक किसी के बेसिस में हमने तो टैक्स पे किया था, और इसी के बेसिस में डीटीए डिटेल क्रिएट किया होगा। तो ऑन द एक्विजिशन डेट दिस विल बी कंसिडर्ड टैक्स बेस, और यहाँ पे फेयर वैल्यू इज कंसिडर्ड अकाउंटिंग बेस। ठीक है, अकाउंटिंग बेस या अकाउंटिंग प्रॉफिट समझ लो। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ ये कैलकुलेशन हम डिटेल में इंडेक्स 12 में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है मुझे कि कैसा कंप्यूट होता है, नॉर्मली कैसे कंप्यूट होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में रेफरेंस आएगा तो फिर उस केस में सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो उस केस में देखो, सिंपली अगर मेरा टैक्स बेस इज मोर,
क्या हुआ, टैक्स बेस इज मोर, यानी क्या, टैक्स बेस ज्यादा है अकाउंटिंग बेस से, राइट, अकाउंटिंग बेस से मुझे क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग बेस को टैक्स बेस तक लेके जाना पड़ेगा, बराबर, टैक्स बेस इज मोर, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज लेस, तो फिर यहाँ पे ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है इसको लेके जाना पड़ेगा अप टू माई टैक्स बेस, तो असेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, बराबर, असेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो उस केस में डीटीए क्रिएट होगा, ठीक है, होप सो लॉजिक समझ रहा है, लॉजिक समझ गया तो बहुत सिंपल है। अगर समझो मेरा डीटीए सॉरी टैक्स बेस इज लेस और अकाउंटिंग बेस ज्यादा है, तो मुझे क्या करना है, टैक्स जो बेस है, टैक्स प्रॉफिट है, दिस इज स्टैग्नेंट, ये चेंज नहीं होगा, जो भी चेंजेस है अकाउंटिंग में करना पड़ेगा। अब देखो, टैक्स बेस इज लेस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट इज मोर, राइट, अभी अकाउंटिंग प्रॉफिट को मुझे कम करना पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है ना, अकाउंटिंग बेस को मुझे कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो असेट्स को है उसको कम करना है, तो मुझे लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, तो डीटीएल क्रिएट करेंगे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। वाइस वर्सा हम लाइबिलिटी का केस भी देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए तुम्हें लाइबिलिटी का भी बता देता हूँ, एग्जाम्पल लाइबिलिटी का भी बता देता हूँ। अब लाइबिलिटी में क्या होगा, समझो लाइबिलिटी है प्रोविजन, समझ लो, इसका जो कैरिंग अमाउंट है, इसका कैरिंग अमाउंट है ₹1 करोड़, एंड टैक्स बेस इसका जो है ना, टैक्स बेस वो भी 1 करोड़ ही रहेगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट इज टैक्स बेस, और फेयर वैल्यू इसका है समझो ₹2 करोड़, ठीक है, फेयर वैल्यू इज ₹2 करोड़। अब बताओ यहाँ पे दिस इज लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का जो मेरा टैक्स बेस है इज 1 करोड़, ये 1 करोड़ फिक्स हो गया, देन फेयर वैल्यू इज 2 करोड़, फेयर वैल्यू इज 2 करोड़, फेयर वैल्यू क्या, अकाउंटिंग में से ये ज्यादा है, राइट, ये लाइबिलिटी मेरा ज्यादा है और मेरा जो टैक्स बेस है, टैक्स बेस है वो कम है। अब क्या होगा, मुझे सेम रखना पड़ेगा टैक्स प्रॉफिट को, टैक्स प्रॉफिट या टैक्स बेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा, चेंजेस किस पे करूंगा, अकाउंटिंग में। अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइबिलिटी को कम करना है, लाइबिलिटी को क्या करना है, कम करना है ना, राइट, लाइबिलिटी को कम करना है, तो उस केस में क्या करूंगा मैं, टैक्स बेसिस दिस मच, देखो यहाँ पे ऐसे बना के बताता हूँ मैं, टैक्स बेस जो है ना ये ₹1 करोड़ है, ये सब मतलब ऐसा है, ठीक है, मेरा यहाँ पे अकाउंटिंग बेस जो है ना, अकाउंटिंग बेस इज ₹2 करोड़, ये इतना है, ठीक है, हैव टू मैच दिस। अब लाइबिलिटी कैसे कम होगा, लाइबिलिटी को कम करने मुझे असेट क्रिएट करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे मेरा डीटीए क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा, डेफर्ड टैक्स असेट। सिमिलरली अगर समझो यहाँ पे मेरा एग्जांपल नंबर 2 में, अगर समझो फॉर एग्जांपल कैरिंग अमाउंट इज ₹1 करोड़ एंड फेयर वैल्यू इज ₹80 lakhs, ठीक है, तो यहाँ पे डीटीए या डीटीएल कैसा क्रिएट करेंगे हम, तो मेरा टैक्स का कितना है, टैक्स बेस इज 1 करोड़, ये देखो बड़ा है, और अकाउंटिंग प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट इन अकाउंटिंग बेस कितना है, 80 lakhs है, वो इतना है देखो छोटा वाला है। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, लाइबिलिटी को जो असेट अकाउंटिंग बेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, मुझे मैच करना है किसका, टैक्स बेस से, तो बताओ ये 80 lakhs का जो लाइबिलिटी है मुझे टैक्स बेस से कंपेयर करना है, यानी क्या लाइबिलिटी बढ़ाना है, तो उस केस में क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्रिएट करेंगे सर डीटीएल। सिंपल है, लॉजिक बहुत सिंपल है, बस लॉजिक समझ लो तो फिर बहुत सिंपल हो जाएगा जो भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज बता दो, नोट, जो भी हम गुडविल कंप्यूट करते हैं ना, जो भी गुडविल कंप्यूट करते हैं वो कंप्यूट करेंगे आफ्टर रिकग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और असेट, ठीक है, जो भी गुडविल हम कंप्यूट करेंगे, गुडविल कैसे कंप्यूट करेंगे, बेस्ड ऑन आफ्टर आफ्टर रिकग्नाइजिंग ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी, बताता हूँ सुनो, गुडविल और बार्गेन परचेज is computed after recognition of deferred tax। कैसा सर, समझा नहीं, आ जाओ तुम्हें जर्नल एंट्री से समझाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या होगा, असेट्स अकाउंट डेबिट होगा टू लाइबिलिटीज, राइट, टू होगा पीसी, ठीक है, और अगर एनसीआई होगा, एनसीआई आके नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो देख लेंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा वो भी क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे समझो टू एनसीआई, ये पढ़ाऊंगा मैं एनसीआई, अभी नहीं पढ़ा है तो सबर रखना। चलो, अब आगे आएगा जो भी डिफरेंस रहेगा वो गुडविल रहेगा, बरोबर ना, जो भी डिफरेंस रहेगा गुडविल, या फिर वो क्या होगा, बारगेन परचेस होगा,
राइट। तो फिर ये जो गुडविल है बार्गेन परचेस है, पहले क्या करूंगा, अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है तो डीटीएल कंप्यूट करूंगा, अगर डेफर्ड टैक्स एसेट है तो डीटीए कंप्यूट करूंगा। पहले ये करने के बाद, उसके बाद जो है ना, उसके बाद मेरा गुडविल या बार्गेन परचेस कंप्यूट होगा। उसके बाद मेरा क्या होगा, गुडविल या बार्गेन परचेस कंप्यूट होगा। सिंपल है। सिर्फ डेफर्ड टैक्स जो है ना, डेफर्ड टैक्स रिकग्नाइज करने के बाद मेरा गुडविल या बार्गेन परचेस हम कंप्यूट करेंगे। होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर। छोटा सा है, बहुत सिंपल है। ये देखो, एज पर इंडियस 12, deferred tax consequences should be recorded on initial recognition of deferred tax of asset and liability acquired during the business combination। यानी क्या, assets या liabilities acquire करने के टाइम में जो भी आएगा वो कंप्यूट करेंगे। कैसा, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स माइनस टैक्स बेस ऑफ द नेट एसेट। अब यहाँ पे टैक्स बेस ऑफ नेट एसेट्स कैसा रहेगा, दिस इज नथिंग बट कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू। ठीक है, कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू। अब आएगा, देखो यहाँ पे शॉर्टकट दे दिया मैंने। नेट एसेट्स इज मोर देन टैक्स बेस तो डीटीएल क्रिएट होगा, नेट एसेट्स इज लेस देन टैक्स बेस तो डीटीए क्रिएट होगा। तो अगर तुम, मेरा जो लॉजिक है, यानी क्या, अगर मेरा असेट्स को बढ़ाना है तो फिर डीटीए क्रिएट करेंगे, असेट्स को घटाना है तो फिर डीटीएल क्रिएट करेंगे। वैसे लॉजिक से जाओ तो बहुत सिंपल पड़ेगा। गुडविल इज रिकग्नाइज्ड आफ्टर डेफर्ड टैक्स। ठीक है, गुडविल कब रिकग्नाइज करेंगे, जब डेफर्ड टैक्स हम रिकग्नाइज कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। होप सो दिस इज क्लियर। एक और है, फिक्स्ड असेट्स हेल्ड फॉर सेल। ये हम नॉर्मली हम किसके हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, एज पर इंडेस 105। नॉन करंट एसेट, यहाँ पे फिक्स नहीं, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। नॉर्मली हम ये इंडेस 105 के हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं। इसका डिटेल प्रोविजंस है, दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये सारे चीजें कंप्यूट करने के बाद हम करेंगे। अब यहाँ पे इंडेस 103 के केस में हम कैसे करेंगे, हम इंडेस 103 के कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली बता दो, यहाँ पे ये पीपी लिमिटेड है, ए लिमिटेड है, ये तो पता है तुम्हें, ए पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को। यहाँ पे ए के बुक्स में क्या हो रहा है, बुक्स कंटेन नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। तो क्या इसको फेयर वैल्यू में एक्वायर करेंगे क्या, ये क्वेश्चन है। फेयर वैल्यू में एक्वायर नहीं करेंगे हम इसको, इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इट विल बी डेल्ट एज पर इंड एस 105। ठीक है, इंड एस 105 के हिसाब से जो भी बताया है वही केस, वही वही फॉलो करेंगे। यानी क्या, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में रिकग्नाइज करते हैं नॉर्मली, उसी के केस में वैसे ही हम रिकग्नाइज करेंगे। क्या बोला, समझा है क्या। देखो फिर से बताता हूँ। देखो, एक्वायरी के बुक्स में कुछ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है। एक्वायरी के बुक्स में क्या है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है। तो उस केस में ऑन द एक्विजिशन डेट पीपी लिमिटेड क्या करेगा, एक्वायरर जो है ना वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन है ना। फेयर वैल्यू में नॉर्मली हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू में एक्वायर करते हैं ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। तो यहाँ पे पीपी लिमिटेड जो है ना, ये ऐसा कोई बुक्स है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है, तो उसको एज पर 105 में कुछ मेथड्स दिए हैं। मेथड्स इन द सेंस कैसा रिकग्नाइज करना है नॉन करंट एसेट, इन फ्यूचर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कंप्यूट नहीं होगा, ये पूरा इंडेक्स 105 में पढ़ेंगे। उसी के हिसाब से जो भी बुक्स पे दिख रहा है वही हम क्या करेंगे, 105 के हिसाब से एक्वायरर के बुक्स में भी दिखाएंगे। तो आ जाओ, देखो, हेल्ड फॉर असेट हेल्ड फॉर सेल with acquiry on the acquisition date। तो देखो, acquirer shall measure and acquire non-current asset or disposal that is classified as held for sale at the acquisition date in accordance with, देखो तो किसके हिसाब से, 105 के हिसाब से। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का जो एक प्रोविजंस है, वही प्रोविजंस के हिसाब से हम क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। अब क्या प्रोविजंस है सर, वो प्रोविजंस पढ़ाते बैठे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। सिंपल है, 105 में वो पढ़ेंगे हम, वो सेपरेट इंडेक्स है वो पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इन अकॉर्डेंस विथ इंडेक्स
राइट। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हम नॉर्मली रिकग्नाइज करते हैं। इंड एस 105 में बताया गया है कि कैसे हम रिकग्नाइज करते हैं 105। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं, वही हम सेम टू सेम प्रिंसिपल्स हम इंड एस 103 में भी लगाएंगे। इंड एस 103 यानी क्या, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, इंड एस 105 ही लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, फेयर वैल्यू के बेसिस में रिकग्नाइज नहीं करेंगे। नॉर्मली असेट्स एंड लाइबिलिटीज जो है ना, वो फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करते हैं, बरोबर, ऑन द एक्विजिशन डेट। बट असेट हेल्ड फॉर सेल है, अगर असेट हेल्ड फॉर सेल है तो 105 के प्रिंसिपल के बेसिस में हम एक्वायर करेंगे। ठीक है, चलो आगे बता रहा हूँ एक और चीज। एम्प्लॉय बेनिफिट्स कुछ चीज है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स यानी क्या, ग्रेचुटी हुआ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हुआ, ठीक है, वारंटी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हुआ, ये बहुत सारी चीजें एम्प्लॉय बेनिफिट चीजें होते हैं। ठीक है, रेम्यूनरेशन अलग है, रेम्यूनरेशन इज समथिंग डिफरेंट। रेम्यूनरेशन पे करेंगे और वो रेम्यूनरेशन एज पर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता रहेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, ग्रेचुटी वगैरह सब कुछ है। यानी क्या, एक्वायरी के बुक्स में एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्वायरी के बुक्स में है। ठीक है, समझो यहाँ पे ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड तो पता ही है ना, एक्वायरी है। अब ए लिमिटेड के बुक्स में क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उसके एम्प्लॉयज के लिए। सर क्या ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करेंगे क्या, क्वेश्चन ये है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज नहीं करेंगे। हम एज पर इंडेस 12 जो भी बता रहा है, इंडेस 12 एम्प्लॉय बेनिफिट्स की रिलेटेड बात करता है। तो इंडेस 12 में जो भी बताया है, इंडेस 19 सॉरी, इंडेस 12 नहीं, इंडेस 19, इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में बात करता है। तो फिर उसमें जो भी प्रिंसिपल्स दिया है वो अप्लाई करके हम रिकग्नाइज करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, सिंपल है बहुत, क्रिस्टल क्लियर है। एक्वायरी है, एक्वायरी की बुक्स में एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स इन सेंस रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में सैलरी वगैरह कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मली हमारे पीएनएल में जाता रहेगा। यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है तो उसको हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे। समझो फॉर एग्जांपल ग्रेचुटी है, मेजर प्रिंसिपल यहाँ, मेजर कंसेप्ट यहाँ पे इंडियस 19 में ग्रेचुटी वाला पार्ट है। तो ग्रेचुटी कैसा बताया, क्या ग्रेचुटी का कंप्यूटेशन वगैरह होता है, ठीक है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे उसको कैसे रिकग्नाइज करेंगे हम, इंडियस 12 के हिसाब से जैसा भी है ना एक्वायरी के बुक्स में, सेम टू सेम हम एक्वायरी के बुक्स में करेंगे, फेयर वैल्यू के बेसिस में नहीं करेंगे। यहाँ पे इंडियस 12 के, इंडियस 19 के हिसाब से, सॉरी 12 बोल रहा हूँ, 19 के हिसाब से जो भी है वही उसी के हिसाब से हम करेंगे। होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो हमने दो चीज पढ़ा, तीन चीज है एक्चुअली। डेफर टैक्स, डेफर टैक्स किस बेसिस में, इंडियस 12, ठीक है, इंडियस 12 के हिसाब से होगा डेफर टैक्स। और हम इंडेस 103 में भी कंप्यूट करते हैं, राइट, इंडेस 103 में भी फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ले लेंगे, टैक्स बेस ऑफ द नेट एसेट्स ले लेंगे, यानी क्या, बुक वैल्यू, और उसके बेसिस में हमारा जो भी रेट है टैक्स का रेट उसके बेसिस में कंप्यूट करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड वाला, एक्विजिशन असेट्स हेल्ड फॉर सेल 105 के हिसाब से जो भी प्रिंसिपल 105 बोल रहा है, सेम टू सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, हम उसको एक्वायर करेंगे। ये सारे एक्सेप्शंस हमारे जो है ना, स्टेप नंबर 4 दैट इज नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स, जो फेयर वैल्यू में एक्वायर करेंगे उसका एक्सेप्शंस है। ठीक है, नेट फेयर और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स जो भी है उसका एक्सेप्शंस है। यानी क्या, नॉर्मली हम फेयर वैल्यू में एक्वायर करेंगे सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये जो है ना, जो एसेट हेल्ड फॉर सेल है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो भी है, दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फिर उसके बाद क्या है, डेफर्ड टैक्स है, ये सारे के स्पेसिफिक इंडेक्स के बेसिस में हम कंप्यूट करेंगे। चलो क्या क्या पड़ा एक बार देख लेते हैं। नॉन करंट हो गया ना, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, देन आएगा मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट, ये क्या है मेरा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, राइट। समझ रहा है ना, अगर पहली बार देख रहे हो तो फिर उसके इसमें सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते रोक के पूछा, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स है और एम्प्लॉय बेनिफिट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशंस है। ठीक है, ए लिमिटेड है, ये एक्वायरी है, इसके बुक्स में क्या है, मेरे यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। एग्जाम्पल बोल दूं मैं, तो यहाँ पे ग्रेचुटी समझ लो, ठीक है, ग्रेचुटी। अब क्या होगा, अब आ जाएगा पीपी लिमिटेड, ठीक है, पीपी लिमिटेड आ गया और ए लिमिटेड को क्या किया, एक्वायर कर लिया।
एक्वायर्ड ए लिमिटेड। अब क्या होगा, अब ये भी यहाँ पे जो पीपी लिमिटेड के बुक्स में जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ये जो है ना ये फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज नहीं करेंगे। ये हम फेयर वैल्यू के बेसिस में रिकग्नाइज नहीं करेंगे। डेल्ट एज पर इंड एस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। खोल, ये समझ गया, सिंपल है। उसके पहले क्या था, एसेट हेल्ड फॉर सेल, वो भी वहाँ हम इंड एस 105 के हिसाब से देखेंगे। और मेरा यहाँ पे जो डेफर्ड टैक्स है ना, डेफर्ड टैक्स का भी मैंने अच्छे से बता दिया है। चलो अब देखते हैं एक और चीज, लीजेस। क्या होगा लीजेस यानी क्या, लीज एज पर इंड एस 116 इसका अकाउंटिंग होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लीज, लीज पहले एक बार बता दूं कि क्या होता है लीज। समझो यहाँ पे, समझो यहाँ पे ये फैक्ट्री है, ठीक है। सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि हमने लीज कवर नहीं किया अब तक। ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री ए लिमिटेड ने लीज पे लिया है, हैज टेकन ऑन लीज फ्रॉम एक्स लिमिटेड। समझो फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ एक्स लिमिटेड, यानी क्या, जो एक्स लिमिटेड है ना, एक्स लिमिटेड इज नथिंग बट लेसर, और ए लिमिटेड जो है ये है मेरा, ए लिमिटेड इज माई लेसी। ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये समझ गया, यानी क्या, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एक्स लिमिटेड, प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एक्स लिमिटेड। यानी क्या हो रहा है, सिंपल चीज है, ए लिमिटेड ने, एक्स लिमिटेड का कुछ प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, ए लिमिटेड उसको लीज में ले लिया। अब लीज में ले लिया इन द सेंस क्या, ए लिमिटेड विल पे मंथली रेंटल्स या ईयरली रेंटल्स, ठीक है, लीज पेमेंट्स करेगा। ए लिमिटेड क्या करेगा, ए लिमिटेड विल पे लीज रेंटल टू एक्स लिमिटेड। अब यहाँ पे एक्स लिमिटेड विल बी लेसर एंड ए लिमिटेड विल बी लेसी। ठीक है, होप सो यहाँ तक अंडरस्टूड। अब आगे देखेंगे, ए लिमिटेड तो लेसी है ना, यहाँ पे ए लिमिटेड तो लेसी है ना। इंडियस 116 में क्या होता है, इंडियस 116 में लेसी के लिए, ठीक है, नॉर्मली स्पेसिफिकली लेसी की बात कर रहा हूँ। तो लेसी के केस में दो चीज होता है, लेसी के केस में दो केस होता है, वन इज एग्जेम्प्टेड लीज, एक है नॉन एग्जेम्प्टेड लीज। ठीक है, यहाँ पे ये डिटेल में हम इंडेक्स 116 में पढ़ेंगे। ये सारे छोटे छोटे रेफरेंस है 103 के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ हो सकता है ना, मेरे एक्वायरी के बैलेंस शीट में लीज भी हो सकता है, तो लीज है तो उस केस में क्या करेंगे, तो लेसी है मेरा जो एक्वायरी है। एक्वायरी क्यों लेसी बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ना, पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग, इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड। ठीक है, पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है, तो यहाँ पे पीपी लिमिटेड कौन है, पीपी लिमिटेड इज एक्वायरर और ए लिमिटेड इज एक्वायरी। अब एक्वायरी के बुक्स में क्या है, लीजेस है, एक्वायरी के बुक्स में लीजेस है। तो एक्वायरी यहाँ पे पहले, सबसे पहले चेक करूंगा मैं, एक्वायरी लेसी है ना, हाँ लेसी है, तो लेसी है तो नॉर्मली दो लीज होते हैं, एक एग्जम्प्टेड एंड नॉन एग्जम्प्टेड। यानी क्या, इंडेक्स 116 के हिसाब से यहाँ पे एग्जम्प्टेड लीज है, यानी क्या, दिस आर नथिंग बट शॉर्ट टर्म लीज दैट इज लेस देन 12 months।
ठीक है। एंड दूसरा होता है लो वैल्यू लीज। होप सो अंडरस्टूड, मतलब समझ रहा है तुम्हें क्या होता है। इंडेक्स 116 के हिसाब से लेसी के केस में, किसके केस में, लेसी के केस में दो चीज होता है, एक एग्जम्प्टेड लिस्ट, दूसरा नॉन एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड यानी क्या, लेसी को एग्जम्पशन दिया गया है, क्या एग्जम्पशन, इंडेक्स 116 अप्लाई करने में, इंडेक्स 116 अप्लाई करने के लिए एक एग्जम्पशन दिया, यानी क्या अप्लाई नहीं करना पड़ेगा किस केस में, अगर एग्जम्प्टेड लीज है। एग्जम्प्टेड लीज यानी क्या, ये शॉर्ट टर्म लीज है, दैट इज लेस देन 12 मंथ्स, या फिर लो वैल्यू लीज है। लो वैल्यू लीज कुछ डिफाइन नहीं है इंडेक्स 116 में। लो वैल्यू मतलब बहुत छोटा वैल्यू का लीज है कुछ। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है, और लेसी जो है ना, लेसी का जो है एग्जम्प्टेड लीज है, एग्जम्प्टेड लीज यानी क्या, उसको 116 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको 116 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, तो हाँ, क्या क्या करेंगे उस केस में, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ही असेट है, ठीक है, इंडेक्स 116 के हिसाब से मैं डिटेल बताऊंगा, बस यहाँ पे इतना समझ लो। एग्जम्प्टेड लीज यानी क्या, लेसी को जो है ना इंडेक्स 116 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यानी क्या, लेसी को 116 की अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, बरोबर। तो वो तो बता दिया कि शॉर्ट टर्म लीज यानी कि 12 महीने से लेस है और लो वैल्यू लीज है। तो उस केस में ना ही यहाँ पे आरओई है, आरओयू यानी क्या, आरओई इज नथिंग बट राइट टू यूज ऑफ द एसेट, वो एक एसेट हम रिकग्नाइज करते हैं, ना ही यहाँ पे लीज लाइबिलिटी है। यहाँ पे जो है ना एग्जम्प्टेड लीज के केस में देर इज नो आरओयू, राइट, एंड ऑल्सो देर इज नो लीज लाइबिलिटी। ये क्या है, अगर मैं, ये क्या है, नॉन एग्जम्प्टेड लीज पढ़ाने के बाद ये तो समझ में आ जाएगा आरओयू क्या है एंड लीज लाइबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आरओयू भी नहीं है और लीज लाइबिलिटी भी नहीं है, तो ऑन द एक्विजिशन डेट, यानी क्या, एक्विजिशन डेट के दिन कुछ भी हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। और यहाँ पे इन केस देर इज नो recognition of ROU, ROU यानी क्या, राइट टू यूज ऑफ असेट एंड लीज लाइबिलिटी इन द एक्वायरर बुक्स, ठीक है। इन केस देर इज एनी लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स यानी क्या है, नथिंग बट रेंटल। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं आफ्टर एक्विजिशन ऑल्सो, अगर एक्विजिशन के बाद भी हम कुछ रेंटल पे कर रहे हैं, तो उस केस में, इन सच केस एक्वायरर शाल amortize the lease payments in SLM basis, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर मेरा जो एक्वायरी है, अगर मेरा एक्वायरी है वो क्या है, लेसी है, तो लेसी है तो फिर यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर लेसी है तो लीज कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, लीज कॉन्ट्रैक्ट इज वेदर इट इज अ एग्जम्प्टेड लीज और नॉन एग्जम्प्टेड लीज। अगर इन केस एग्जम्प्टेड लीज है तो ऑन द एक्विजिशन डेट मुझे कुछ भी रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर लीज पेमेंट्स हो रहे हैं तो फिर उस केस में एसएलएम बेसिस में उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। यस, हम आ जाएंगे अब कहाँ पर, नॉन एग्जेम्प्टेड लीज। ठीक है, पहले एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि नॉन एग्जेम्प्टेड लीज में हम नॉर्मली क्या करते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हम्म, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ए लिमिटेड लेसी है, राइट, ए लिमिटेड लेसी है, ठीक है। और ए लिमिटेड एक्स से क्या क्या है, क्या क्या है, लीज लिया है फैक्ट्री और उसको लीज पेमेंट्स करेगा, ठीक है। अब जब लीज पेमेंट जो भी करेगा ना, जो भी लीज पेमेंट्स करेगा, ये लीज पेमेंट ओवर द इयर्स करेगा। 10 साल जितना भी लीज कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, 5 साल 10 साल के लिए, उस पीरियड में समझो 5 ईयर्स के लिए पकड़ो, ये 5 ईयर्स के लिए हम क्या करेंगे, लीज पेमेंट करेगा कौन, ए लिमिटेड करेगा। चलो सर, ओके। अब ये जो लीज पेमेंट करेगा, वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसका लीज लाइबिलिटी कंप्यूट करते हैं। एज ऑन डेट मेरा लाइबिलिटी कितना है फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए मुझे कितना पे करना है,
उसका आज करंट पीवी निकालते हैं हम, पीवी यानी क्या, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और वो प्रेजेंट वैल्यू बेस्ड ऑन मार्केट टर्म्स निकाल देंगे आज। ठीक है, और उसको हम लीज लाइबिलिटी रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, किसके बुक्स में, ए लिमिटेड के बुक्स में। राइट, तो उसका एंट्री क्या होगा, इक्विवेलेंट टू लीज लाइबिलिटी, हम आरओयू भी रिकग्नाइज करते हैं। क्या हुआ सर, आरओयू अकाउंट डेबिट करेंगे, दिस इज माय असेट, टू लीज लाइबिलिटी करेंगे। समझ रहा है? ठीक है, तो फिर यहाँ पे आरओयू भी डेबिट हुआ। आरओयू यानी क्या, असेट है, दैट इज राइट टू यूज द असेट, राइट टू यूज द फैक्ट्री। और दूसरा है मेरा लीज लाइबिलिटी, हमने बेस्ड ऑन पीवी दैट इज प्रेजेंट वैल्यू में हमने रिकग्नाइज कर लिया। किसके बुक्स में, ए लिमिटेड के बुक्स में। ए लिमिटेड बुक के बुक्स में क्या हुआ, यहाँ पे आरओयू भी है, दैट इज आरओयू, दैट इज राइट टू यूज द असेट, और लीज लाइबिलिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। असेट साइड में आरओयू है और लाइबिलिटी साइड में लीज लाइबिलिटी है। और ये फ्यूचर में सब्सिक्वेंटली क्या होगा, लीज लाइबिलिटी के ऊपर अनवाइंडिंग आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, जो भी हम डिस्काउंट किए उस रेट से हम अनवाइंडिंग कर देंगे या फिर इंटरेस्ट चढ़ा देंगे। और आरओयू के ऊपर क्या होगा, डेप्रिसिएशन कंप्यूट होगा। ठीक है, आरओयू के ऊपर अमोर्टाइजेशन कंप्यूट होगा। चलो सर, यहाँ तक समझ में आया। तो अभी ए लिमिटेड जो है ना, ए लिमिटेड का क्या है, नॉन एग्जेम्प्टेड लिस्ट। ठीक है, ए का क्या है, नॉन एग्जेम्प्टेड लिस्ट। अब नॉन एग्जेम्प्टेड की लिस्ट के केस में क्या होगा, यहाँ पे आरओयू भी एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे लीज लाइबिलिटी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दोनों भी एग्जिस्ट कर रहा है, आरओयू भी है और लीज लाइबिलिटी भी है। अब दोनों को भी एक्वायर करेगा कौन, एक्वायरर। ऑन द एक्विजिशन डेट क्या होगा, यहाँ पे ए लिमिटेड की बुक्स में आरओयू भी है और लीज लाइबिलिटी भी है और एक्वायर करना है। अब एक्वायर कैसा करेगा, ठीक है, बुक्स में एक्वायर कैसे करेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज पर इंडेस 103 लीज कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड न्यू कॉन्ट्रैक्ट। यानी क्या, ऑलरेडी जो हो चुका है, ऑलरेडी यहाँ पे लीज कॉन्ट्रैक्ट जो हो चुका है, मतलब यानी क्या, जिसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ा दिया और डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लिया, यानी कि अमोर्टाइजेशन कर लिया, और आज बैलेंस देखेंगे आज के डेट में, ऑन द एक्विजिशन डेट, कितना मेरा यहाँ पे लीज लाइबिलिटी बचा है और कितना मेरा आरओयू असेट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लीज लाइबिलिटी को, जो भी लीज है उसको एज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे और डिस्काउंट करेंगे, यानी क्या, कंप्यूट करेंगे पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रेंटल्स, फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, कंप्यूट करेंगे फ्यूचर पेमेंट का पीवी एंड रिकग्नाइज न्यू लीज लाइबिलिटी। ठीक है, न्यू लीज लाइबिलिटी एंड इक्विवेलेंट आरओयू। समझा? देखो फिर से बताता हूँ, सिंपल है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉन एग्जेम्प्टेड लीज। तो पहले एक बार दोनों भी बता देता हूँ। लीज, लेसी के केस में, लेसी, लेसी यानी क्या, जो जो फैक्ट्री है ना वो रेंट पे लेता है, यानी क्या, जो लीज पेमेंट्स करता है, लीज रेंटल पे करता है, उसको लेसी बोलते हैं हम। ठीक है, अब लेसी के केस में एज पर इंडेस 116 यहाँ पे दो लीज होते हैं, राइट, वन इज एग्जेम्प्टेड वन एंड द अदर वन इज नॉन एग्जेम्प्टेड लीज। ठीक है, अब एग्जेम्प्टेड लीज यानी क्या, यहाँ पे लेसी के ऊपर, लेसी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है इंडेस 116 अप्लाई करने की, इसको एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड लीज बोलते हैं। एग्जम्प्टेड लीज यानी क्या, लेसी के ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन नहीं है 116 अप्लाई करने की, यानी कि एग्जम्पशन ले सकता है फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ 116। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं एग्जम्प्टेड लीज। अब एग्जम्प्टेड लीज यानी क्या, शॉर्ट टर्म लीज होता है विच इज लेस देन 12 मंथ्स एंड लो वैल्यू लीज, इसको बोलते हैं एग्जम्प्टेड लीज। अगर ये दोनों है या फिर कोई भी एक है तो हम उसको जो लेसी है ना उसको ऑप्शन है एग्जम्पशन लेने फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ 116। ठीक है, अब इस केस में हम ना ही लीज लाइबिलिटी रिकग्नाइज कर रहे हैं, ना ही हम आरओयू रिकग्नाइज कर रहे हैं। बरोबर, आरओयू और लीज लाइबिलिटी कब रिकग्नाइज करेंगे, जब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, लीज पेमेंट करने वालों फॉर मोर देन 5 ईयर्स 6 ईयर्स, यानी मोर देन 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, जो भी है ना मेरा लीज कॉन्ट्रैक्ट है, और 5 साल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लीज पेमेंट्स कर रहा हूँ, उसको प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट कर रहा हूँ और लीज लाइबिलिटी रिकग्नाइज कर रहा हूँ, तब जाके मेरा आरओयू भी होगा और लीज लाइबिलिटी भी होगा। बरोबर या नहीं, यस और नो, यस सर। यहाँ पे
एग्जम्प्टेड लीज होगा, तो एग्जम्प्टेड लीज होगा तो 116 अप्लीकेबल नहीं होगा, और लीज लाइबिलिटी भी नहीं है, और आरओयू भी नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में ऑन द एक्विजिशन डेट में हम ना ही हम लीज रिकग्नाइज करेंगे, ना ही आरओयू रिकग्नाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि बुक्स में है ही नहीं। बरोबर। और जो भी अगर समझो इन केस आफ्टर एक्विजिशन अगर लीज पेमेंट कंटिन्यू होता है, अगर आफ्टर एक्विजिशन यहाँ पे लीज पेमेंट्स यानी लीज रेंटल कंटिन्यू करता है कौन? एक्वायरर अगर कंटिन्यू करता है, तो फिर उस केस में हम पीएनएल में उसको एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। बराबर, पीएनएल में एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। देन आएंगे हम नॉन एग्जेम्प्टेड लीज में। अब नॉन एग्जेम्प्टेड लीज क्या है सर? नॉन एग्जेम्प्टेड लीज इज नथिंग बट जहां पे हम लीज लाइबिलिटी अलोंग विद द आरओयू ये दोनों भी रिकग्नाइज करेंगे। कैसा? समझो लीज कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए है और मेरा लीज पेमेंट 50,000 है, तो 5 साल के लिए 50,000 करूंगा, और मार्केट रेट जो भी है ना, मार्केट रेट 10% के हिसाब से पकड़ लो, और उसको डिस्काउंट कर लूंगा आज के दिन। आज के दिन क्या करूंगा मैं? रिकग्नाइज करूंगा, यानी क्या? जो एक्वायरी है उसके बुक्स में लीज लाइबिलिटी भी है और आरओयू भी है। ठीक है, दैट इज नॉन एग्जेम्प्टेड लिस्ट, यानी इंडेस 110 इज अप्लीकेबल। यहाँ पे ऐसा लिखूं तो इंडेस 116 इज अप्लीकेबल, और यहाँ पे इंडेस 116 इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे पास आरओ भी है और लीज लाइबिलिटी भी है। आरओयू है, लीज लाइबिलिटी है, तो उस केस में ऑन द एक्विजिशन डेट में क्या करूंगा मैं? वो क्वेश्चन है। एक्विजिशन डेट में क्या करूंगा? तो एक्विजिशन डेट में हम जो भी लीज कॉन्ट्रैक्ट था, एक्वायरर क्या करेगा, जो भी लीज कॉन्ट्रैक्ट था वो लीज कॉन्ट्रैक्ट को न्यू कॉन्ट्रैक्ट मानेगा, और जो भी फ्यूचर पेमेंट्स होगा, यानी क्या, एक्विजिशन डेट से लेके आगे जो भी लीज पेमेंट्स होगा, तो उसको क्या करेगा? प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट कर लेगा, और प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करने के बाद इक्विवेलेंट लीज लाइबिलिटी का जो भी है आरओयू भी रिकग्नाइज करेगा, और उसके बुक्स में रिकग्नाइज कर लेगा आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। ये होगा इन एक्वायरर्स बुक्स, एक्वायरर के बुक्स में होगा ये। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। राइट। और यहाँ पे अमाउंट क्या होगा? अमाउंट यहाँ पे कितना होगा? एक मिनट, वो भी लिख देता हूँ। फ्यूचर फ्रॉम एक्विजिशन डेट, फ्यूचर लीज पेमेंट्स फ्रॉम द एक्विजिशन डेट आर डिस्काउंटेड बेस्ड ऑन मार्केट रेट टू कंप्यूट लीज लाइबिलिटी एंड equivalent ROU is recognized। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। अगर जो है ना, यहाँ पे एक्वायरी लेसी होता है, इन केस एक्वायरी इज लेसी, तो उस केस में हमने देख लिया उसका अकाउंटिंग क्या होगा। कूल। दिस इज केस ए। अब देखेंगे हम केस बी, वेयर एक्वायरी इज लेसर। एक्वायरी इज लेसर यानी क्या है? यहाँ पे एग्जांपल दे दूं तो यहाँ पे ए लिमिटेड था हमारा एक्वायरी, ए लिमिटेड था हमारा एक्वायरी। राइट। ए लिमिटेड का कुछ प्रॉपर्टी था, समझो फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है, गिवन ऑन लीज। ठीक है, लीज में यहाँ पे दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे जब भी लीज पे देगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा, लेसोर है ना यहाँ पे, ये जो है ना मेरा ए लिमिटेड विल बी लेसोर।
अब लेसोर के पास दो ऑप्शन है लीज पे देने का, सामने वाले जो भी लेसी को है वहां पे दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? क्या क्या ऑप्शन है? एक है ऑपरेटिंग लीज, सुना होगा कभी, इंटर में भी सुना होगा, अगर फाइनल में हमने स्टार्ट नहीं किया हो तो। एक है ऑपरेटिंग लीज एंड नेक्स्ट इज फाइनेंस लीज, राइट। एक है ऑपरेटिंग लीज और दूसरा है फाइनेंस लीज। अब ऑपरेटिंग लीज के बारे में थोड़ा बता दूं, क्या होता है ऑपरेटिंग लीज में। लेसोर जो है ना, ए लिमिटेड जो है, वो दे दिया फैक्ट्री। फैक्ट्री किसके नाम पे? ए लिमिटेड के नाम पे। फैक्ट्री किसके बुक्स में? ए लिमिटेड के बुक्स में, दैट इज एक्वायरी के बुक्स में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर रेंटल चल रहा है, यानी जो भी लीज पे लेसी है, जो भी लेसी है वो प्योर रेंटल दे रहा है किसको? ए लिमिटेड को, एक्वायरी को। तो यहाँ पे मेरा जो असेट है वो मेरे बुक्स में ही है, असेट को डी रिकग्नाइज नहीं करता हूँ ऑपरेटिंग लीज में, सिर्फ रेंटल रिसीव करता हूँ, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे असेट एग्जिस्ट करता, assets in the books of एक्वायरी, राइट। एक्वायरी की बुक्स में असेट तो है, बरोबर। चलो आगे देखें। तो बुक्स में, असेट के बुक्स में है, तो फिर उस केस में नॉर्मली हम क्या करेंगे? जो भी असेट है ऑन एक्विजिशन डेट, हम क्या करेंगे? एक्विजिशन डेट, एक्वायरर क्या करेगा? असेट जो भी है, जो भी लीज पे दिया हुआ असेट है, उसको बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू, जो भी फेयर वैल्यू उसको एक्वायर कर लेगा, सिंपल। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज में ए लिमिटेड ने क्या किया? ए लिमिटेड ने किसी को लीज पे दे दिया, राइट। और वो ऑपरेटिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज के केस में हम असेट को डी रिकग्नाइज नहीं करते, बरोबर। असेट को डी रिकग्नाइज कभी भी नहीं करते, तो उस केस में सिर्फ प्योर रेंटल होता रहता है। रेंटल इन द सेंस प्योर रेंटल रिसीव कर रहा है कौन? ए लिमिटेड, यहाँ पे। तो ए लिमिटेड सिर्फ रेंटल रिसीव कर रहा है और असेट ए लिमिटेड के बुक्स में है, तो यहाँ पे इन केस ऑन एक्विजिशन डेट जो भी एक्वायरर है ना, एक्वायरर डायरेक्टली जो असेट है वो फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज कर लेगा। एक्वायरर will recognize the asset given on lease at fair value, ठीक है। अगर इन केस लीज रेंटल्स are received even after acquisition by acquirer, अगर लीज रेंटल रिसीव कर रहा है तो उस केस में क्या करेगा? यहाँ पे acquirer will recognize lease rentals on SLM basis, ठीक है। ये जो एस एल एम बेसिस क्या है वो पूरा हम इंडियस 116 में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे इतना समझ लो, ऑपरेटिंग लीज है तो असेट डी रिकग्नाइज नहीं करूंगा। असेट डी रिकग्नाइज नहीं करूंगा तो उस केस में क्या होगा? मेरे बुक्स में असेट है, यानी क्या? एक्वायरी की बुक्स में असेट है। अब जो एक्वायरी की बुक में एसेट है, एक्वायरर क्या करेगा? उसको फेयर वैल्यू के बेसिस में रिकग्नाइज कर देगा उसके बुक्स में। चलो फाइनेंस लीज क्या होता है? फाइनेंस लीज कभी सुना है? तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली ट्रांजेक्शन, ए लिमिटेड क्या करेगा? ए लिमिटेड अपना एक्वायरी है, याद रखो। ए लिमिटेड जब भी बोलो वो एक्वायरी है, पीपी लिमिटेड एक्वायरर है, याद रखो। ए लिमिटेड क्या करेगा? ए लिमिटेड किसी को, उसके पास फैक्ट्री था और वो जो है ना लीज पे दे दिया। अब ये जो लीज है ना, ये फाइनेंस लीज है। ये जो लीज है ये फाइनेंस लीज है। अब ये फाइनेंस लीज का पंगा क्या है पता है क्या? फाइनेंस लीज के केस में जो भी असेट है ना, एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, मतलब लीज पीरियड खत्म होते टाइम, यहाँ पे असेट किसके नाम पे है? जो लेसी है, लेसी के नाम पे हो जाता है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फाइनेंस लीज में पंगा क्या है कि फैक्ट्री जो भी है, ए लिमिटेड जो है एक्वायरी है मेरा, ये लेसर है। लेसर ने क्या किया? उसका फैक्ट्री था, उसको कोई तो लेसी है, लेसी को दे दिया किसके? फाइनेंस लीज के बेसिस पे, फाइनेंस लीज में दे दिया। अब फाइनेंस लीज में क्या होगा?
एट द एंड कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बनेगा कि एट द एंड जो भी मेरा फैक्ट्री है, जो भी मेरा फैक्ट्री है, किसका, एक्वायरी का फैक्ट्री है, वो किसके नाम पे चला जाएगा, लेसी के नाम पे चला जाएगा। तो नॉर्मली उसी के लिए इनिशियली हम क्या करते हैं, इनिशियली असेट को डिरेकग्नाइज कर देते हैं, राइट। अभी यहाँ पे एक्वायरी के बुक्स में से जब फाइनेंस लीज होगा तो फैक्ट्री जो है ना वो डिरेकग्नाइज हो जाएगा। डिरेकग्नाइज हो गया, तो डिरेकग्नाइज हो गया तो देर इज नो असेट इन दी बुक्स ऑफ एक्वायरर, बरोबर। यहाँ पे एक्वायरर के बुक्स में कुछ, एक्वायरी सॉरी, इन द बुक्स ऑफ एक्वायरिया, एक्वायरर में, एक्वायरी की बुक्स में कोई भी एसेट नहीं है, क्यों, डिरेकग्नाइज कर दिया। ओनली लीज रिसीवेबल्स आर देयर इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी। यानी क्या, जो दिन हम एसेट को डिरेकग्नाइज करते हैं ना, तो उसका जनरली नॉर्मली होता है लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जो भी असेट है, असेट को डीरेकग्नाइज कर दिया और लीज रिसीवेबल को रेकग्नाइज कर दिया। यानी क्या, अभी एक्वायरी के बुक्स में लीज रिसीवेबल है, बरोबर, अभी लीज रिसीवेबल्स है एक्वायरी के बुक्स में। तो क्या ये लीज रिसीवेबल को एक्वायर कर सकता है क्या एक्वायरर, यानी क्या इसको ले ले सकता है क्या, यस, बिल्कुल। यहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एक्वायरर क्या कर सकता है, लीज रिसीवेबल को रेकग्नाइज कर सकता है। एक्वायरर कैन recognize lease receivables in its books on acquisition date। ठीक है, एक्वायरर क्या कर सकता है, एक्विजिशन डेट में लीज रिसीवेबल रिकग्नाइज कर सकता है। अब ये जो लीज रिसीवेबल्स है ना, इसका कंप्यूटेशन कैसा होगा, इसका कंप्यूटेशन कंप्यूटेड ऑन एक्विजिशन डेट। ठीक है, लीज रिसीवेबल नॉर्मली हम क्या करते हैं, पीवी को, यानी जो भी फ्यूचर लीज रेंटल्स है उसको प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करेंगे। तो ऑन दी एक्विजिशन डेट, फ्रॉम द एक्विजिशन डेट, जो भी लीज रेंटल रिसीवेबल होने वाला है, इन फ्यूचर रिसीव होने वाला है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन डेट, उस डेट में हम क्या करेंगे, फ्यूचर लीज रेंटल जो भी रिसीव होने वाला है उसको प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करूंगा, उसको रिकग्नाइज करूंगा मेरे बुक्स में, किसके बुक्स में, एक्वायरर के बुक्स में। फिर से एक बार बता दूं, क्या बता दूं, स्लो जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट समझना वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वायरर जो एक सॉरी एक्वायरी जो है ना वो कौन है, लेसर है। लेसर यानी क्या, जो बंदा अपना असेट लीज पे दे देता है, राइट। अभी यहाँ पे ए लिमिटेड जो है ना, ए लिमिटेड जो अपना एक्वायरी है, एक्वायरी ने क्या कर दिया, लीज पे दे दिया फैक्ट्री को, बरोबर, फैक्ट्री को लीज पे दे दिया। अब जो फैक्ट्री को लीज पे दे दिया ना, ये लीज मुझे चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज एन ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्लासिफिकेशंस है, ऑपरेटिंग लीज पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग लीज इज नथिंग बट, मेरा यहाँ पे क्या होगा, मुझे मेरा असेट मेरे बुक्स में ही रहेगा, मेरे बुक्स में ही मेरे नाम पे ही रहेगा, मेरे नाम पे यानी क्या, एक्वायरी के नाम पे। ठीक है, एक्वायरी के नाम पे ही रहेगा, और यहाँ पे एक्वायरी के नाम पे ही रहेगा और बुक्स में ही रहेगा। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, जो एक्वायरर है, जो भी एक्वायरर है, एक्वायरर के एक्वायरर है वो डायरेक्टली जो भी असेट एक्वायरी के बुक्स में वो ले लेगा फेयर वैल्यू में, फेयर वैल्यू में ले लेगा, सिंपल। और अगर इनकेस फ्यूचर में जो भी लीज रेंटल है, फ्यूचर में जो भी लीज रेंटल्स रिसीव हो रहा है वो एसएलएम बेसिस में रिकग्नाइज करेगा। ठीक है, अगर फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज में पंगा क्या होता है कि मेरा इन फ्यूचर जो असेट है उसको डी रिकग्नाइज कर देते हैं, बरोबर, असेट को डी रिकग्नाइज कर देता है। तो असेट को जब डी रिकग्नाइज करेंगे, यहाँ पे जो एक्वायरी है उसके बुक्स में सिर्फ लीज रेंटल्स, लीज रिसीवेबल्स होगा, एक्वायरी के बुक्स में सिर्फ लीज रिसीवेबल्स होगा। तो इसको कैसा रिकग्नाइज करे सर, इसको कैसा रिकग्नाइज करे, तो फिर जब लीज पे दिया होगा तो एक्वायरी ने ये एंट्री मारा होगा, लीज रिसीवेबल टू असेट। ठीक है, असेट को रिकग्नाइज कर दिया, लीज रिसीवेबल को रिकग्नाइज कर दिया। तो ये वाला जो लीज रिसीवेबल्स है ना, वो एक्वायर कर सकता कौन, एक्वायरर, एक्वायरर रिकग्नाइज कर सकता उसके बुक्स में। बट उसका भी एक कंडीशन है कि ऑन द एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट में कंप्यूट करेगा कि फ्यूचर लीज रेंटल जो भी रिसीव होगा ना, वो
बेस्ड ऑन द करंट मार्केट रेट उसको डिस्काउंट करेगा, करंट रेट में डिस्काउंट करेगा, और ऑन द एक्विजिशन डेट उसका फेयर वैल्यू निकलेगा और वो उसकी बुक्स में रिकग्नाइज करेगा। होप सो दिस इज अंडरस्टूड। ये लीज वाला केस है। तो आज मेरा नोट से एक बार पढ़ा देता हूं मैं। लीज कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्विजिशन डेट। देखो, अगर एक्वायरी इज लेसी, अगर लेसी है, ठीक है, अगर लेसी है, लेसी यानी क्या, किसी का असेट मैंने लीज में लिया है और उसको लीज पेमेंट्स करने वाला हूँ, ठीक है, लीज पेमेंट करने वाला हूँ। एग्जम्प्टेड लीज है, इन केस इट इज एन एग्जम्प्टेड लीज, देयर विल बी नो आरओयू एंड लीज लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी। एक्वायरी के बुक्स में कोई भी लीज लाइबिलिटी नहीं रहेगा, आरओयू नहीं रहेगा, बरोबर। और एक्वायरर विल रिकॉग्नाइज नथिंग इन दिस केस ऑन द एक्विजिशन डेट। एग्जम्प्टेड लीज के केस में कोई भी चीज रिकॉग्नाइज नहीं करेगा एक्वायरर। और आगे अगर कोई भी लीज रेंटल्स है, यानी कि एक्विजिशन के बाद अगर एक्वायरर कुछ लीज रेंटल पे कर रहा है ना, तो फिर उस केस में उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, एक्सपेंस ऑफ करेंगे पीएनएल में, सिंपल। चलो, नॉन एग्जम्प्टेड लीज यानी क्या, यहाँ पे जो लेसी है वो उसके बुक्स में लीज लाइबिलिटी और आरओयू दोनों भी रिकॉग्नाइज करके रखता है, तो उस केस में क्या करेंगे, acquirer will have ROU asset and lease liability in his books, right? Acquirer will take over the ROU asset and lease liability from the acquirer on the acquisition date। ठीक है, एक्वायरर ले लेगा क्या, लीज लाइबिलिटी और आरओयू, बट ये लीज लाइबिलिटी और आरओयू जो है ना, एज ऑन द डेट यानी एक्विजिशन डेट पे कंप्यूट करेगा, एक्विजिशन डेट पे कंप्यूट करेगा। देखो, एक्वायरर विल कंप्यूट लीज लाइबिलिटी ऑन एक्विजिशन डेट as it is a new contract for it is based on the current market rate। ऑन द एक्विजिशन डेट जो भी मार्केट रेट रहेगा और उसका जो फ्यूचर पेमेंट रहेगा, लीज पेमेंट्स होगा, लीज रेंटल पेमेंट्स होगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू में क्या करेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएगा, यानी क्या पुल करेगा एट द करंट मार्केट रेट, और उसको रिकग्नाइज करेगा एज अ लीज लाइबिलिटी, और उसी का इक्विवेलेंट जो है ना वो आरओयू भी रिकग्नाइज करेगा, इक्विवेलेंट अमाउंट, सेम अमाउंट जो है ना आरओयू भी रिकग्नाइज करेगा और बुक्स में दिखा देगा, सिंपल। चलो, आगे आता है एक्वायरी इज अ लेसी, सॉरी लेसर, लेसर, एक्वायरी इज अ लेसर। लेसर यानी क्या, किसी अपना असेट किसी को लीज में दे दिया। तो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन है नॉर्मली, लीज, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज में सिंपल है, मेरा जो है ना रेंटल्स रिसीव करूंगा और असेट मेरे नाम पे बुक्स पे ही रहेगा, तो एक्वायरर विल नॉट रिकग्नाइज फ्यूचर रेंटल्स ऑन द एक्विजिशन डेट, बट एक्वायरर विल रिकग्नाइज असेट गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज एंड फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट। जो असेट दिया है ना लीज में, उसका फेयर वैल्यू रिकग्नाइज कर लेगा कौन, एक्वायरर। और फ्यूचर रेंटर है तो पीएनएल में एसएलएम बेसिस में रिकग्नाइज करेगा। चलो, फाइनेंस लीज है, इंपॉर्टेंट, फाइनेंस लीज है तो फिर उस केस में क्या होगा, फाइनेंस लीज में क्या होता है नॉर्मली, असेट डी रिकग्नाइज होता है, बरोबर है कि नहीं, ली डी रिकग्नाइज हो गया तो डी रिकग्नाइज होता है, तो फिर उस केस में, फाइनेंस लीज के केस में, नो एसेट इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी, देयरफॉर एक्वायरर विल नॉट रिकग्नाइज एनी एसेट ऑन द एक्विजिशन डेट। कोई भी असेट रिकग्नाइज नहीं करेगा ऑन द एक्विजिशन डेट, बट यहाँ पे एक्वायरी के बुक्स में लीज रेंट, लीज रिसीवेबल्स है तो लीज रिसीवेबल रिकग्नाइज कर सकता है on the acquisition date, then in such a case the lease receivable will be computed on the acquisition date, assuming it is a new contract। न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो भी लीज रिसीवेबल्स है कैसा होगा, फ्यूचर लीज रेंटल्स मिलने वाला है उसको पीवी में कर देगा, और जो भी अमाउंट आएगा वो रिकग्नाइज करेगा, सिंपल। और मेरा नेट आइडेंटिफाइबल असेट के केस में दो ही मेरा एडजस्टमेंट बचे हैं, वो दो एडजस्टमेंट्स क्या है, एक री एक्वायर्ड राइट्स है और एक इंटेंजिबल असेट्स है, दो चीज बचे हैं, एक री एक्वायर्ड राइट्स है और इंटेंजिबल असेट्स है। ये होने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट सेशन में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों से भी शेयर करना।